हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू डिकोड एमआर स्टार सीरीज। बहुत दिन बाद ये सीरीज स्टार्ट हुई है, मुझे पता है, लेकिन स्टार्ट हुई तो अब इसको हम लोग खत्म करेंगे जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था। जिन्हें नहीं पता है कि ये सीरीज क्या है तो उसको मैं बताता हूँ। इस सीरीज में बेसिकली हम लोग एमआर सर के नोट्स को ले रहे हैं और उसको हाईलाइट कर रहे हैं ताकि वो शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि बहुत लोग मैक्सिमम बच्चे जो है वो शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाते हैं खुद से, और उनके पास टाइम नहीं बचता है कि वो खुद से शॉर्ट नोट्स बना पाए। तो ये मैं अपनी तरफ से करवा रहा हूँ कि मुझे पता है क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलता हूँ। उससे आपको रिवाइज भी हो जाता है और आप अपने नोट्स को साइमल्टेनियसली हाईलाइट करते हुए जा सकते हैं, जिससे वो शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे हम लोग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट्स और एप्लीकेशन, मतलब कि मैं यहाँ पे साथ ही साथ आपको मैक्सिमम क्वेश्चन को समझाते हुए जाऊंगा कि अच्छा ये क्वेश्चन देखो सर ने ये बताया था, ऐसे ऐसे आपको करना है, कैसे आपको फॉर्मुलाज को याद रखना है, फॉर्मुलाज में क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से कॉन्स्टेंट के वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, ये सब मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। और बेसिकली आपका पूरा का पूरा चैप्टर 2 घंटे के अंदर रिवाइज हो जाता है। और जब आप एंड में देखोगे तो ये प्लेलिस्ट आपकी कुछ 60 घंटे की बनी होगी और 60 आवर्स में आप पूरी फिजिक्स रिवाइज करके जा पाओगे। इसलिए अगर आप इसको एक बार अभी देख लेते हो तो बाद में देखते समय आपको सब कुछ वापस से याद आ जाएगा। तो बिना कोई देरी के हम लोग वीडियो में आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं जहां से हमने लास्ट छोड़ा था। तो हमें स्टार्ट करना था मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी में जब आप स्टार्ट करोगे ना तो आपको सबसे पहले यहाँ दिखता है कि सर ने कुछ चीजें लिखवाई हुई है। तो एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसको। सबसे पहले आपको यहाँ दिखता है कि यहाँ लिखा है ड्रॉप। जब भी लिखा हो तो u इक्वल टू 0 लेना है। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। जब भी आपको बोला जाए कि एक बॉल है उसको ड्रॉप किया गया है तो आपको इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 लेनी है। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ लिखा है कि g, जो स्मॉल g होता है वो एक एक्सेलरेशन ही होता है। तो जिन्हें नहीं पता है, जो g है उसका पूरा जो नाम है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वो एक एक्सेलरेशन का ही फॉर्म है। उसका यूनिट भी देखोगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और वो डाउनवर्ड लगता है, हमेशा डाउनवर्ड लगता है। और उसकी वैल्यू हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन चैप्टर्स में जहाँ पे भी ज़्यादा ऊंची हाइट की बात नहीं होती वहाँ पे कॉन्स्टेंट लेते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है सर ने कि एक्सेलरेशन जो है वो कॉन्स्टेंट हम लोग यहाँ पे लेते हैं। ये चीज़ ग्रेविटेशन में नहीं होता, क्योंकि हम लोग वहाँ पे जो हाइट लेते हैं वो रेडियस के कंपैरिजन में होता है, मतलब बहुत बड़ा होता है। इसलिए उस केस में जो जी है वो चेंज होता है हाइट के साथ। जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जाओगे वो चेंज होगा, जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे वो चेंज होगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। यहाँ पे कॉन्स्टेंट ले रहे हैं लेकिन वहाँ नहीं ले रहे, क्योंकि हाइट का डिफरेंस है। यहाँ हम लोग बहुत छोटी हाइट की बात करें, वहाँ पे ऐसा नहीं है। लेकिन अब बताओ यहाँ पे क्योंकि एक्सेलरेशन प्रेजेंट है तो ये कैसा मोशन हुआ, यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन? तो क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ प्रेजेंट है तो वेलोसिटी चेंज होगा, इसलिए ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल है, स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। दूसरी चीज, अगर मैं बोलता हूँ ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है या फिर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। ये आपको स्टेटमेंट्स में देखने को मिल सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको रट के नहीं रखना है, आपको समझ के रखना है। जब स्टेटमेंट में दिखेगा तो आपको सोच लेना ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जो जी है वो हमेशा डाउनवर्ड लगता है। तो अब हम लोग को ये देखना पड़ता है कि हम लोग इसको पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको उसको साइन के साथ रखना पड़ेगा आपके जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो मैं आपको पहले समझाता हूँ कि कैसे आपको ये साइन सोचना है कि क्या लेना है। अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे हो तो आपको सिंपल याद रखना है कि जब भी जो आपने बॉल फेंका है वो ऊपर फेंका है, तो जब भी ऊपर फेंकोगे तो आपको पता है जी हमेशा नीचे लगने वाला है। तो अगर जी इनिशियल वेलोसिटी जहां भी आपने फेंका उसके ऑपोजिट है तो आप जो जी है उसको नेगेटिव लोगे। ठीक है, लेकिन जो आपने बॉल फेंका इनिशियली आपने नीचे फेंका या फिर उसको ड्रॉप किया है, तो क्योंकि आपको पता है कि जी भी नीचे ही लग रहा है तो वो इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तो आप जो जी है उसको पॉजिटिव लोगे। तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बेसिक ये कंसेप्ट लगाना, आपका सारा क्वेश्चन सही होगा। अब एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी ने क्या किया, सिंपल माना हुआ है कि ऊपर के डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे। और आपको पता है कि हमेशा जी जो है नीचे रहता है, तो जी को हमेशा वो नेगेटिव लेते हैं। तो एनसीईआरटी का ये कहना है। लेकिन अगर आप मान लो आपने एज्यूम कर लिया खुद ही कि नीचे वाला पॉजिटिव होगा और ऊपर वाला नेगेटिव, तो आप जी को पॉजिटिव ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। उस केस में अगर आपने बॉल ऊपर फेंका है तो अगर आपने ऊपर वाला पॉजिटिव लिया तो यू आपका पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर आपने नीचे वाले को पॉजिटिव लिया तो इस केस में यू आपका नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो डिपेंड करता है आपने क्या एजम्पशन लिया है। तो वही यहाँ पे सर ने इस चीज़ में यहाँ पे समझाया हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को आपको समझाना है वो ये 2 फॉर्मुलाज जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं। ये कैसे इंपॉर्टेंट है ये समझाने के लिए मेरे को आपको यहाँ पे केस बनाना पड़ेगा। यहाँ पे जो सर ने समझाया वो ये है कि अगर मैंने किसी बॉल को यहाँ पे ड्रॉप किया है, u इक्वल टू 0, ड्रॉप करने पर u 0 होता है और ये उसका सर्फेस है, तो इसका ये एक हाइट होगा जिसको हम लोग मान लेते हैं h। ठीक है, अगर मैं इस हाइट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, h/2 में। ठीक है, तो इस बॉल को इस पार्ट को ट्रैवल करने में कुछ टाइम लगेगा, t1 मान लेते हैं, और इसको ट्रैवल करने में कुछ लगेगा t2, और मान लेते हैं कि इसका पूरा जो टाइम ऑफ फॉल था वो कैपिटल T था। तो ऐसा केस आपने पहले पढ़ा होता, जहाँ पे अगर हम लोग को दिया होता था कि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो उसमें कितना जो उसका टाइम इंटरवल का रेशियो क्या होगा, उसमें आपने पढ़ा था कि उसका रेशियो होता था 1/√2-1 /√3-√2। ये रेशियो याद है आपको? एग्जैक्टली। तो इसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो, क्योंकि यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन यहाँ पे कॉन्स्टेंट है जो कि जी है, और यहाँ पे बोला है कि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करने में इसका जो टाइम इंटरवल का रेशियो होगा वो क्या होगा। अगर ये क्वेश्चन पूछ लें तो ये तो आपका ये आंसर हो जाता। लेकिन एक्जैक्ट अगर पूछ दे कि t1 का वैल्यू क्या होगा, तो उस केस में अगर आप उसके डेरिवेशन में जाते हैं कि जहाँ से हम लोग उसको निकालते हैं वो इसके ऊपर ही दिया हुआ था, ये वाला पार्ट। यहाँ पे सर ने बताया था कि t1 जो होता है वो t/√2 होता है, जो कि यहाँ पे देखो सर ने लिख दिया है कि मतलब यहाँ जो t1 मैंने लिखा था वो एक्चुअली में क्या हो जाएगा, कैपिटल t/√2 हो जाएगा। और t2 जो होगा वो क्या होगा, आपको पता है टोटल टाइम t था, t1 आपको पता चल गया तो t2 लिख दोगे आप t - t/√2। यही चीज़ सर ने यहाँ पे लिखी हुई है, तो बहुत आसान है। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी आपको हो सकती है इससे। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना। उसके बाद हम लोग नीचे चलते हैं, हम लोग ग्राफ देखते हैं। तो यहाँ पे ग्राफ किसके लिए बनाया हुआ है, एक बॉल है जिसको ऊपर प्रोजेक्ट किया गया है।
ठीक है, बॉल लिया, उसको ऊपर फेंका है और पूछा है कुछ बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के बीच ग्राफ पूछा है। तो जो पहला ग्राफ पूछा है वो एक्सेलरेशन और टाइम के बीच है। ठीक है, अब आपको मैं 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट में बताता हूँ जो बहुत को कंफ्यूज कर सकती है शायद। देखो, आपको पता है जी जो है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, टाइम के साथ वो चेंज नहीं होगी। तो अगर मैं एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ बनाता हूँ ए और टी का, तो आपको पता है जो ग्राफ है वो पैरेलल होने वाला है, तो या तो वो ऊपर बनेगा या तो नीचे बनेगा, डिपेंडिंग ऑन कि जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है नेगेटिव। अभी मैंने बताया आपको कि ये जो जी है वो पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे वो आपके अजम्पशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपने ऊपर की हाइट पॉजिटिव ली है या नीचे की हाइट पॉजिटिव ली है। अगर आपने नीचे की हाइट पॉजिटिव ली है तो आपका ग्राफ ऊपर वाला बनेगा, मतलब कि जी जो है वो +9.8 आएगा। लेकिन अगर आपने नीचे वाले को नेगेटिव माना है तो उस केस में ये ग्राफ बनेगा। अगर मान लो ऑप्शन में दोनों है तो कौन सा टिक करोगे? ऑप्शन में अगर दोनों है तो आप एनसीईआरटी पे जाओगे। एनसीईआरटी ने बोला है कि हमेशा हम लोग नीचे वाली हाइट को नेगेटिव लेते हैं, तो हमेशा नेगेटिव लेते हैं, तो हम लोग जो ग्राफ टिक करेंगे वो ये वाला टिक करेंगे। ठीक है, तो वही ग्राफ यहाँ पे पहला वाला ग्राफ बना हुआ है। दूसरा ग्राफ वेलोसिटी और टाइम का है। तो अगर मैंने किसी बॉल को ऊपर फेंका है तो आपको पता है कि जब मैंने उसको फेंका इनिशियल उसके पास जो वेलोसिटी है, ऊपर जाते जाते उसके पास जो वेलोसिटी वो कम होगी, मतलब उसका स्पीड डिक्रीज करेगा, पहली चीज़। उसके बाद फिर नीचे आते समय फिर से बढ़ेगा, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा जहाँ पे वी जो है कमते जाएगा, पहले उसकी कोई हाई वैल्यू होगी, फिर कमेगा और फिर बढ़ेगा। तो बेसिकली कंसेप्ट से आप सही ग्राफ तक पहुंच सकते हो। लेकिन मुझे तो फिजिक्स लगाना है, तो ग्राफ कैसे बनाना है वो मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है। उसमें मैंने बोलता है कि जब भी ग्राफ बनाना हो तो आप उस जो भी दो फिजिकल क्वांटिटी है उसको रिलेट करने वाला फॉर्मुला सोचो। तो यहाँ पर रिलेट करने वाला जो फॉर्मुला है वो है v = u + at, है ना। मुझे x का कोई काम नहीं है, डिस्टेंस वाले दोनों फॉर्मुला हट जाएंगे, v² वाले और s = ut + at² वाला। तो यही एक फॉर्मुला बचता है। इसको मैं कंपेयर करूंगा किसके साथ? y = mx + c के साथ, जहाँ पे m क्या है स्लोप है, c आपका इंटरसेप्ट है। तो अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो y पे देखता हूँ क्या है, तो y पे आपको दिख रहा है, y पे आपका v है, तो मैं यहाँ पे v रख देता हूँ। ठीक है, और टाइम के बीच ग्राफ था तो x पे आपको दिख रहा है क्या है, आपका टाइम है, तो टाइम रख देता हूँ यहाँ पे। अब बचा मेरा m, तो m आपको दिख रहा है टाइम के साथ जो होगा वही m होगा, मतलब यहाँ एक्सेलरेशन जो है वो स्लोप है। आपको पता है अगर मैं इसको सही से लिखूँ g के लिए, मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए, तो नीचे वाला एक्सेलरेशन जो होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने हमेशा वही माना हुआ है। तो v = u, बॉल को ऊपर फेंका था तो u पॉजिटिव रहेगा, u पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर की हाइट हमने पॉजिटिव मानी है। एक्सेलरेशन g नीचे लग रहा है तो नीचे वाला नेगेटिव होगा, तो -g, और टाइम तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी, उसको कोई दिक्कत। ठीक है, अब इसके लिए आप ग्राफ बनाओगे तो v तो आपने रख दिया, आपको u रखना है। u क्या है? इंटरसेप्ट, मतलब कि जब x 0 हो तो y की क्या वैल्यू है, तब जब x 0 है तो y की वैल्यू है u, तो वो आपने बना दिया कहीं पे यहाँ पे, क्योंकि u पॉजिटिव है, नीचे नहीं बनाओगे आप। ठीक है, ऊपर बनाओगे। दूसरी चीज स्लोप क्या है? नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो नीचे की तरफ बनाओगे ऊपर, मतलब आप ऐसे जा सकते थे या तो ऐसे जा सकते थे। आपको यहाँ दिख रहा है -g है तो आप नीचे आओगे। ठीक है, और ये एक्सटेंड हो जाएगा आपका इधर, जैसा मैंने बताया था, क्योंकि u जो है पहले कुछ है उसके पास स्पीड, उसके बाद वो 0 होगा जब मैक्सिमम हाइट पे होगा, फिर से बढ़ने लग जाएगा। तो ये हो गया वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। लेकिन अगर वो लोग यही बोल देते कि हम लोग को स्पीड टाइम का ग्राफ चाहिए, तो आपको पता है स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये ग्राफ यहाँ से उठ के ऊपर चल जाता, ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाता। वही यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये ग्राफ जो है ऐसा कुछ बन गया। ठीक है, आगे समझ में। अब आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे, जहाँ पे बोला है कि दो ऑब्जेक्ट है, उसको प्रोजेक्ट किया गया है, एक को u के साथ, एक को 3u के साथ। ठीक है, और पूछा है कि लास्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड जर्नी पे उनका जो डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल किया होगा अलग अलग, उसका रेशियो क्या होगा। ठीक है, अब बहुत बच्चे सोचने लग जाएंगे। मैं आपको ये बात याद, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको याद कर लेना। जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में दिखता है कि लास्ट सेकंड ऑफ जर्नी में कुछ पूछा हो, तो आप हमेशा क्या करोगे? आप ऐसा कुछ बनाओगे। ये मैं समझने के लिए बना रहा हूँ, आपको बनाना नहीं पड़ेगा हमेशा। कोई भी चीज़ को अगर आप ऊपर फेंकते हो तो पहले ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो जब भी वो मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा तो मान लेते हैं इसको पूरे जर्नी को करने में 6 सेकंड लगे। तो इसका अगर मैं बताता हूँ तो ये हो गया 0 सेकंड, फिर ये हो गया 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड। ठीक है, तो अगर मैं लास्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड जर्नी की बात कर रहा हूँ तो मैं कौन से सेकंड की बात करूँ? मैं इस सेकंड की बात कर रहा हूँ। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो लास्ट सेकंड होता है अपवर्ड जर्नी का वो इक्वल होता है फर्स्ट सेकंड ऑफ डाउनवर्ड जर्नी के। और फर्स्ट सेकंड ऑफ डाउनवर्ड जर्नी में चाहे आपने किसी भी बॉल को किसी भी स्पीड से फेंका होगा, वो नीचे आते समय तो जब स्टार्ट करेगा तो 0 से ही स्टार्ट करेगा, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी, 0 रहेगी। अच्छा, उस पर एक्सेलरेशन भी हर केस में सेम रहेगा क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, g के इक्वल है। तो जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो किस फॉर्मूला से निकालोगे? u पता है आपको, टाइम पता है और g पता है, तो आप निकालोगे s = ut + ½ gt² से। यहाँ पे आपका जो ut वाला फैक्टर वो 0 है क्योंकि आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो s = ½ gt² से अगर आप कंपेयर करते हो दोनों को तो यहाँ आपको दिख रहा है कि g तो दोनों में सेम है। टाइम भी इनिशियल जो है लास्ट फर्स्ट सेकंड जो होगा वो 1 सेकंड ही रखोगे, तो ये हो जाएगा आपका सीधे ½ g × 1 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो दोनों का डिस्टेंस होगा वो सेम ही होगा। मतलब कि कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे अपवर्ड जर्नी के लास्ट सेकंड का बताओ, तो आप हमेशा उसको डाउनवर्ड जर्नी के फर्स्ट सेकंड से कंपेयर करोगे, और वो क्योंकि हमेशा 0 से स्टार्ट होता है तो आपने चाहे किसी भी स्पीड से फेंका हो, आंसर सबका सेम आएगा। इसलिए यहाँ पे जो रेशियो है वो 1:1 ही है। यही चीज़ अगर उन्होंने बोला होता लास्ट सेकंड ऑफ डाउनवर्ड जर्नी तो वो सेम नहीं होता, क्योंकि जिसको आपने इनिशियल 3u से फेंका उसका हाइट ज़्यादा होगा, तो जब नीचे आ रहा होगा तो वो लास्ट सेकंड में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, उसमें लोग नहीं जाते हैं। तो ये ध्यान रखना बात में। अगर डाउनवर्ड जर्नी के लास्ट सेकंड की बात की है या फिर अपवर्ड जर्नी की फर्स्ट सेकंड की बात की है, दोनों केस में रेशियो इक्वल नहीं होगा, ये ध्यान रखना बस। उसमें आपको निकालना पड़ेगा, बाकी वो पूछेंगे नहीं शायद, मेरे जहाँ तक मुझे लगता है इसको। अब आते हैं इस फॉर्मूला पर बात करते हैं। ये फॉर्मूला क्या है? इसमें कुछ नहीं है, बोला है कि एक बार एक केस है जहाँ पे हम लोग के पास एक मैक्सिमम हाइट h है, उसमें हमने एक बॉल को ऊपर फेंका है u से, तो उसको जो ऊपर से आके एकदम नीचे यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लग रहा है वो है t1। ठीक है, दूसरा जो केस है वो ये है, सेम h हाइट है, इस बार हमने क्या किया, बॉल को ऊपर नहीं फेंक के u स्पीड से नीचे फेंका है, ड्रॉप नहीं किया है, फेंका है, तो उस केस में जो लग रहा है टाइम वो t2 लग रहा है। तब ये पूछ रहे हैं कि अगर मैं उसी हाइट से
बॉल को नीचे ड्रॉप करता हूँ, u इक्वल टू 0 से छोड़ता हूँ, तो उस केस में जो टाइम ऑफ फॉल होगा वो क्या होगा, तो उसको इन्हीं दोनों t1 t2 के रिलेशन में अगर पूछें तो आपको याद रखना है कि जो t होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ t1 इंटू t2। सीधे सीधे याद कर लो, इस केस को ध्यान में रखते हो, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली सॉल्व कर लोगे इसको। अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मुला जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है उसको मैं समझा देता हूँ कि आपको डायरेक्टली फॉर्मुलाज याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए, तभी आप जल्दी फास्ट से क्वेश्चन कर पाओगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन वगैरह का। देखो क्या क्या केस है। अगर मैंने कभी भी आपको बोला कि एक बॉल है जो कि h हाइट से मैंने उसको ड्रॉप किया है, u इक्वल टू 0, तो यहाँ पे मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। एक कि टाइम ऑफ फॉल क्या होगा, तो टाइम ऑफ फॉल का आपको फॉर्मुला याद रखना है, t इक्वल टू हमेशा होता है √2h/g। केस के साथ आपको हमेशा फॉर्मुला याद रखना है, उसमें हर एक फिजिकल क्वांटिटी का मतलब पता चाहिए। यहाँ पे h क्या है, जिस हाइट से ड्रॉप किया है, g क्या है आपको पता है, ये सब पता है आपको। तो टाइम ऑफ फॉल आप निकाल दोगे जब भी मैंने किसी चीज़ को ड्रॉप किया है किसी एक h हाइट से, तो ये फॉर्मुला आपको याद रखना है। दूसरा केस, अगर मैं पूछता हूँ कि ये जो u मैंने जब ड्रॉप किया तो उसकी वेलोसिटी 0 है, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद उसके बाद कुछ v होगा, तो ये v क्या होगा, तो v याद रखना है आपको हमेशा, जब भी ड्रॉप किया है तो √2gh। ये कैसे आएगा उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, वो सर ने आपको डिटेल में करवाया होगा, ठीक है। दूसरा केस क्या है, अगर मैंने किसी चीज़ को ऐसे करके फेंका है ऊपर, तो ऊपर जाएगा पहले वो, फिर मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा, फिर नीचे आ जाएगा, और जो फेंका है उसका स्पीड जो है वो u है, मतलब u से मैंने उसको ऊपर फेंका है। इस केस में मैं आपसे पूछता हूँ कि इस केस में मुझे बताओ कि जो h मैक्स होगा, मतलब जो हाइट उसने अचीव किया होगा वो क्या होगा। h मैक्स आपको सीधे याद रखना है u²/2g, ठीक है। दूसरा चीज़ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, मतलब ऊपर जाके नीचे आने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो आपको सीधे याद रखना है इस केस में जो टाइम ऊपर जाने का होता है वो होता है u/g, जो टाइम नीचे आने का होता है वो होता है u/g। तो टोटल अगर पूछे टाइम ऑफ फ्लाइट तो u/g प्लस u/g मतलब कि 2u/g, तो टोटल टाइम जो होगा वो होगा कितना आपका 2u/g, ठीक है। ये फॉर्मुला है, मतलब ये चार फॉर्मुला आप याद रखो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन, ठीक है। ये फॉर्मुला, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक स्टोन है, उसको ड्रॉप किया गया है एक हाइट से, वो हाइट हमें नहीं पता है, वो हाइट हमें निकालना है, और बोला है कि जो टाइम लगता है उसको नीचे आने में वो है 4 सेकंड, मतलब कि हमें टाइम ऑफ फॉल पता है, किसी चीज़ को ड्रॉप किया है वो पता है, और h पूछा है। तो अभी मैंने आपको इसके जो फॉर्मुला बताया था कि टाइम ऑफ फॉल का फॉर्मुला होता है t इक्वल टू √2h/g, आपको सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट करना था, आंसर निकालना था, ठीक है। ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वो सिर्फ कैलकुलेशन आप कर सकते हो, मैं यहाँ समझाने बैठा हूँ आपको। दूसरा क्वेश्चन, बॉडी फॉल्स फ्रॉम रेस्ट इन g, u से उसको छोड़ा गया और g में वो फॉल कर रहा है, मतलब ग्रेविटी में फॉल कर रहा है। द डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकंड, तो इसके लिए फॉर्मुला याद रखो हमेशा जब भी आप nth सेकंड की बात करते हो, तो sn का फॉर्मुला होता है u प्लस a/2 2n-1, ये होता है। यहाँ पे a क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, सिंपल। तो आपको कुछ नहीं करना था, वैल्यू पुट करना था, तो u यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि रेस्ट पे है, ठीक है। तो u यहाँ पे 0 हो गया, a/2 की जगह आपने 10/2 कर दिया, 2 इंटू n-1, जो 5th सेकंड बोला था वहाँ पे आपने 5 रख दिया n की जगह, और सॉल्व कर लिया, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल, इसको ज़्यादा समझाना नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, 2 बॉडी ऑफ डिफरेंट मास ma एंड mb ड्रॉप्ड फ्रॉम h इज इक्वल टू a एंड b, द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन। सेम क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, बोला जाए कि अलग अलग मास, एक बहुत पतला सा फीदर है, एक बहुत बड़ा स्टोन है, उसको आपने ड्रॉप किया एक सेम हाइट से, तो टाइम ऑफ फॉल, तो टाइम ऑफ फॉल आपको पता है t जो है, अगर किसी को ड्रॉप किया गया उसके लिए फॉर्मुला होता है √2h/g। तो जो टाइम है क्या वो किसी मास पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, t जो है h पे डिपेंड कर रहा है, बाकी सब तो वहाँ पे कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, तो मतलब जो टाइम ऑफ फॉल है सिर्फ और सिर्फ हाइट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो मास पे डिपेंड कर नहीं रहा है, तो आपने भले ही दो चीज़ को, जो कि एक बहुत हल्का है एक बहुत भारी है, उसको फेंका है, दोनों का जो टाइम ऑफ फॉल होगा सेम है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने हाइट सेम नहीं दिया, इसलिए यहाँ पे आंसर 1:1 नहीं आया। यहाँ पे इन्होंने हाइट दे दिया, एक का h इक्वल टू a, एक का h इक्वल टू b। तो जब आप वैल्यूज दोनों के लिखोगे, t1 आ जाएगा 2a/g, t2 आ जाएगा 2b/g, डिवाइड करोगे तो आपका √a रेशियो √b आंसर आ जाएगा। तो कैसे निकालना है और क्या आपको ध्यान रखना है वो मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं इस पे, एक अच्छा फॉर्मुला है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो बहुत बच्चे क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में इस फॉर्मुला को याद कर लेंगे डायरेक्टली, और जब वो भूल जाएंगे तो रिकॉल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि फॉर्मुला आया कहाँ से। आया ये फॉर्मुला इसी से, t इज इक्वल टू √2h/g, लेकिन उन्हें पता नहीं। तो मैं आपको यहाँ ये भी समझाऊंगा कि कैसे आपको फॉर्मुलास को याद रखना है, अगर भूल गए तो उसको याद कैसे करना है, रिकॉल कैसे करना है। तो सिंपल समझो ये केस क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि जैसे अभी तक हम लोग क्या करते थे, सिंपल किसी बॉल को लेते थे, उसको u से 0 से ड्रॉप कर देते थे और पूछते थे कि यहाँ पे जो टाइम ऑफ फॉल है, यहाँ h बता देते थे आपको, अब बोलते थे कि टाइम बता दो मुझे, ठीक है। तो आप बोलते थे t जो होगा वो हो जाएगा √2h/g, ठीक है। इस केस में क्या बोला है कि एक यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन बना दिया जिसका एंगल बोल दिया थीटा है, ठीक है, और उस बॉल को ऐसे सीधे ड्रॉप ना करके इस बॉल को ऐसे ड्रॉप किया है, तो वो जो है इससे रोल होते हुए आएगा, रोलिंग पे नहीं जाता, मतलब वो इस पे स्लाइड होकर आएगा। तो स्लाइडिंग का केस वही होता है जो फ्री फॉल का केस होता है, ठीक है। ये मैंने आपको एक रोटेशनल कंसेप्ट बता दिया। अच्छा चलो, तो यहाँ पे u इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, ऐसे इसको ड्रॉप किया गया है। अब बोल रहे हैं कि मुझे टाइम ऑफ फॉल यहाँ बता दो। तो आप, और यहाँ पे इन्होंने और क्या बताया, बोला है कि ये जो इंक्लाइन है इसका जो लेंथ है वो l है और इसका जो हाइट है यहाँ पे h है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है। अब देखो फॉर्मुला क्या है, फॉर्मुला में वही लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, t इज इक्वल टू √2h/g, t इज इक्वल टू √2h/g। अब ध्यान करो h क्या था, h वो था जो वो पाथ ट्रेवल कर रहा है एक्चुअली में, ठीक है। क्या इस केस में वो h ही ट्रेवल कर रहा है, नहीं, वो ट्रेवल कर रहा है l, ठीक है। तो मैं h की जगह क्या रख दूंगा, यहाँ पे l रखूंगा। ऐसे समझो कैसे आएगा ये, तो ये आ गया आपका 2l/g। क्या मैं यहाँ g रखूँ, g वो था जो उस बॉल पे डायरेक्टली लग रहा था, मतलब वो बॉल सीधे गिर रहा है, g भी उस पर डायरेक्टली लग रहा है। अगर मान लो बॉल इधर जा रहा होता तो g नीचे होता, मतलब इसके बीच एंगल होता, तो हम लोग उस g को नहीं लेते, जो उस बॉल के अलॉन्ग है, उस बॉल के पाथ के अलॉन्ग है, उस g को लेते। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो g लग रहा होगा वो नीचे लग रहा होगा g, और आपको पता है लॉज ऑफ मोशन से कि यहाँ पे जो अगर कॉम्पोनेंट करता हूँ तो ये हो जाएगा g cos थीटा,
और इधर जो कंपोनेंट होगा वो होगा जी साइन थीटा। तो मतलब जो इस पाथ के जो अलॉन्ग कंपोनेंट है वो जी साइन थीटा है, तो आप यहाँ पे जी नहीं रखोगे, यहाँ पे आप रखोगे उस पाथ के अलॉन्ग जो जी है, तो ये हो जाएगा जी साइन थीटा। ठीक है भैया, अभी भी आंसर नहीं आया, वहाँ तो साइन थीटा बाहर है। समझो वहाँ पे जो है, अगर मान लो आपको एच नहीं दिया होता, सिर्फ एल दिया होता, तो आप ये इस तरीके से निकालते। अब मान लो आपको एल नहीं दिया, एच ही दिया है, तब क्या करते हैं? तब कुछ नहीं करता, मैं बेसिक मैथ्स लगाता। मुझे दिख रहा है यहाँ पे एल है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे एच है। ठीक है, तो मैं कुछ लिख सकता हूँ, ये मेरा देखो क्या है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस होता है। तो मैं देख रहा हूँ परपेंडिकुलर बाय एच, मतलब पी बाय एच। पी बाय एच क्या होता है? साइन थीटा होता है। पी में क्या रखा हुआ है? एच रखा हुआ है, तो एच बाय हाइपोटेनस में क्या रखा हुआ है? एल रखा हुआ है, इज इक्वल टू साइन थीटा। तो मुझे एल सब्स्टिट्यूट करना है, तो एल को मैं निकाल दूंगा कैसे? एच बाय साइन थीटा इज इक्वल टू एल। दिख रहा है आपको? मेरे को बस इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। अगर जब सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ पे एक स्क्वायर आएगा साइन स्क्वायर थीटा, जो कि बाहर ले लोगे तो आ जाएगा 1 बाय साइन थीटा 2 एच आई जी। ऐसा समझ में कैसे ये फॉर्मूला आ रहा है, इस तरीके से आता है। तो अगर आप किसी दिन भूल गए तो आपको याद आएगा कि अच्छा मेरे को जो एक्चुअल पाथ है वो रखना है एच की जगह, तो यहाँ पे एल था, और जो एक्चुअल उस पाथ के अलॉन्ग जी लग रहा है वही रखना है। उसका कंपोनेंट अगर करना पड़े तो करेंगे, लेकिन रखेंगे वही चीज़। ठीक है, इस तरीके से निकालना है। अगर मान लो आपको एल ही दिया होता तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, अगर एच दिया होता तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते, वही सर ने शायद यहाँ पे करके दिखाया होगा। आगे चलते हैं, कुछ ग्राफ्स यहाँ पे दिया हुआ है। ग्राफ्स के लिए मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि कैसे आपको ग्राफ बनाना है। अब देखो, मैं जो आपको समझा रहा था कि देखो एक्सलेशन वाला ग्राफ जो ऊपर भी बन सकता है नीचे भी बन सकता है जी के केस में। अगर पॉजिटिव ऊपर माना है या नेगेटिव माना है उस पर डिपेंड करता है। तो इस केस में देखो सर ने नीचे पॉजिटिव माना है, इसलिए ग्राफ जो इधर बना है, कंफ्यूज नहीं होने का इधर। ठीक है, दूसरा ग्राफ एस और टी के बीच है। तो मैंने बोला है जब भी आपको कोई ग्राफ बनाना होगा तो आप उन दोनों चीज को रिलेट करने वाला फॉर्मुला सोचोगे। तो आपको पता है एस और टी को रिलेट करने वाला फॉर्मुला है एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि यू जीरो रखा है, ड्रॉप किया गया, देखो यहाँ पे ड्रॉप किया गया, इसलिए यू टी खत्म हो गया। तो आपका बचा हाफ जी टी स्क्वायर, जी कॉन्स्टेंट है, टू कॉन्स्टेंट को हटा देते हो, प्रोपोर्शनलिटी साइन लग जाता है, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। सॉल्व करोगे ऐसा ग्राफ मैंने आपको समझा दिया कि ऐसा ग्राफ। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है जो कि सर ने सॉल्व कराया है। मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व नहीं करता हूँ, मैं कैसे सॉल्व करता हूँ मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे बोला है कि एक चीज को ड्रॉप किया गया, एक बॉल को ड्रॉप किया गया, मतलब u0। ठीक है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, आपको पता है जब भी कोई चीज ड्रॉप की जाती है एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। आप उस पर गैलिलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर लगा सकते हो, जिसमें 1:3:5:7 उसका इक्वल टाइम इंटरवल्स को ट्रेवल करने के लिए, जिसमें जो रेशियो है वो होता है कि हर एक सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो पहले सेकंड में 1 ट्रेवल करेगा, दूसरे में 3 करेगा, तीसरे में 5 करेगा, ऐसे करके रेशियो होता है वो। ठीक है, अब हम लोग उसी चीज से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं? देखो यहाँ पे पूछा था हाइट, मैंने बताया था कुछ चीज को ड्रॉप किया गया है, अगर आपको हाइट निकालना है तो आपको फॉर्मुला पता है टाइम ऑफ फॉल इज इक्वल टू √2h/g। तो अगर आपको h निकालना है तो आपको टाइम ऑफ फॉल पता होना चाहिए, अगर वो निकालिए तो आपने हाइट निकाल लिया। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से पढ़ते हो, उन्होंने बोला है कि जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया था लास्ट 1 सेकंड में वो इक्वल था फर्स्ट 3 सेकंड के। तो मुझे बेसिकली टाइम ऑफ फॉल पता करना है। तो देखो कैसे पता करते हैं, अगर आप इसको ऐड करते हो तो आपको दिख रहा है कि 2-3 सेकंड को ऐड करके आपका एक ऐसा सेकंड आ जाए जो कि इसमें प्रेजेंट हो। तो आपको दिख रहा है कि 5 + 3 + 1 8 + 1 9, मतलब इन 3 सेकंड को ऐड करके 9 आता है, जो कि इस सेकंड की इक्वल है। यही तो उन्होंने कहा था कि जो लास्ट 1 सेकंड में उसने ट्रेवल किया है, जो कि यहाँ पे 9 है, वो पहले 3 सेकंड के सम के इक्वल है, पहले 3 सेकंड के सम के इक्वल है। मतलब कि जो एक्चुअल उसने टाइम, जो आपका टाइम ऑफ फॉल है वो आपने पता कर लिया 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड। सॉरी, ये मैंने एक ज़्यादा बना दिया, तो ये 5 है ना, तो ये भी 5 सेकंड, तो 5 सेकंड आपका टाइम ऑफ फॉल हो गया। ठीक है, तो आप सीधे से h यहाँ से निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू √2h/g। आपको यहाँ पे टाइम पता है, h यहाँ से सॉल्व करके निकाल लो। ठीक है, इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। कंसेप्ट समझ में आया आपको? कंसेप्ट ये है कि आपको जब भी क्वेश्चन बोले तो ये जब भी क्वेश्चन आएगा ना, मोस्टली आपका जो यही बनता है, मतलब पहले जो 3 को सम करके 9 आएगा और वो 5वें के इक्वल होता है, जो कि 9 मीटर होता है। मतलब अगर रेशियो में देखोगे तो 9 है, उसको x में मानोगे तो 1x 3x ऐसे करके आएगा। ठीक है, उतना डिटेल में जाता है, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। अब दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम कंसेप्ट से सॉल्व होगा। मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखो क्या बोला है कि एक चीज़ है, एक बॉल है जिसको हमने ड्रॉप किया है h हाइट से, और ड्रॉप किया मतलब इनिशियल u जो है वो 0 है। गैलिलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर कंसेप्ट अभी लग सकता है जब u जो है 0 हो, नहीं तो फिर वो नहीं लग पाएगा, ये ध्यान रखना। जी है यहाँ पे, मतलब कॉन्स्टेंट है अपना सब कुछ। तो बोल रहा है कि जो लास्ट सेकंड है उसमें जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया था वो 9h/25 लास्ट सेकंड में। तो हाइट h पूछा, तो सेम हाइट h पता करने के लिए हमको टाइम निकालना होगा। तो टाइम हम लोग इसी चीज़ से निकालेंगे। कंसेप्ट देखो क्या है, बोला है कि जो लास्ट सेकंड है उसमें उसने ट्रेवल किया 9h/25। तो आंसर का देना होगा मुझे, तो मैं सिंपल देख लूंगा ऊपर क्या लिखा है। ऊपर 9 लिखा था, तो जिस भी सेकंड में 9 आता है, रेशियो में अगर 9 आता है, वो जो उतना ही उसने टोटल टाइम ट्रेवल किया होगा। मतलब 9 आपको पता है 5th सेकंड में आता है, मतलब जो टाइम ऑफ फॉल उसका 5 होगा। इस तरीके से आपको टाइम पर चल गया, आप सीधे आंसर 2h/g में रख के h निकाल सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे ऊपर आपको 7 दिखता तो नीचे आपको 25 नहीं दिखता उस केस में, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है वो फ्रैक्शन में लिखा है। फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं आप? फ्रैक्शन में इस तरीके से लिखते हो कि नीचे जो होता है वो टोटल सम ऑफ टोटल होता है, मतलब जो टोटल डिस्टेंस में ट्रेवल किया होगा वो होगा। तो यहाँ पे क्योंकि 9/20, तो यहाँ पे 25 कैसे आया? यहाँ पे 25 ऐसे आया कि यहाँ पे 5 सेकंड था, तो 5 सेकंड में इसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसका सबका सम करोगे तो सम होगा 1 + 3 4 4 + 5 9 9 + 9 18 18 + 7 25। इसलिए आपने लिखा था कि 25 में से जो 9 पार्ट था वो उसने लास्ट सेकंड में ट्रेवल किया था। लेकिन अगर उसको बात करना होगा कि 40 सेकंड उसका टाइम ऑफ फॉल है, तो उस केस में क्या होगा, ये 9 तो होगा नहीं, यहीं तक खत्म हो जाएगा। उसके लिए जो आपका लास्ट सेकंड में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो होगा 7/7 + 5 12 12 + 3 15 15 + 1 16, ऐसा कुछ लिखा होगा कि जो लास्ट सेकंड में उसने ट्रेवल किया 7h/26। तो इसलिए ऊपर देखते ही आप बता सकते हो कि अच्छा 7 बोला है तो 7 रेशियो आता था 4th सेकंड में, मतलब कि जो टोटल टाइम ऑफ फॉल है वो 4 सेकंड है। इस तरीके से टाइम निकाल सकते हो, फिर आप h निकाल सकते हो। ठीक है, वही इन्होंने किया है। तो
तो आप बोलोगे कि भैया यहाँ पे भी 5 सेकंड था टाइम ऑफ फॉल, यहाँ पे भी 5 सेकंड है, तभी आंसर कैसे अलग है, यहाँ पे 125, यहाँ पे 122.5। ऐसा आपको एमसीक्यू में भी देखने को मिल सकता है। आप आंसर निकाल रहे हो 125, लेकिन वहाँ पे 125 ऑप्शन में ही नहीं है। तो ध्यान रखना है, वहाँ पे इसलिए ऑप्शन में नहीं आ रहा है क्योंकि इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी की वैल्यू, यहाँ पे इन्होंने 9.8 यूज़ किया, इसलिए यहाँ पे फर्क आ रहा है। ठीक है, जी कम लोगे तो आपका जो एच है वो भी कम आएगा। अब याद करो, मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही एक फॉर्मूला याद रखने के लिए बोला था। आपको मैंने बोला था कि अगर मैं इस टोटल हाइट को 2 हाइट्स में डिवाइड कर देता हूँ तो जो सेकंड वाला हाइट होगा उसका जो टाइम ऑफ फॉल होगा, अगर मेरे को सिर्फ उस पार्ट का निकालना है तो वो होगा t माइनस t/√2। यहाँ पे t क्या है, टोटल टाइम है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको ड्रॉप किया गया है और वो सेकंड हाफ डिस्टेंस जो है, मतलब कि ये जो सेकंड हाफ डिस्टेंस है उसको वो 1 सेकंड में ट्रेवल कर लेता है। तो मतलब ये जो सॉल्व करके जो आने वाला है 1 सेकंड वो इसने दे दिया है, और इसने पूछा था टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो, t बताना था आपको। तो इस तरीके से आप यहाँ से t सॉल्व करते हो। आप सॉल्व करके नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, सॉल्व तो कर लोगे इजीली। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्विंग यहाँ पे एक बार देख लेना, ठीक है। सॉल्विंग क्या होगा, आप जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ये आएगा √2/√2 - 1। लेकिन हो सकता है आपको ऑप्शन में सिर्फ दिख रहा है 2 + √2, वो कैसे आएगा वो सर ने यहाँ किया है। आपको कुछ नहीं करना है, इनटू में √2 + 1/√2 + 1 इस तरीके से करना है और आपका आंसर आता है। ये एक मैथ्स का एक तरीका है, ठीक है। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए ये सीखना इंपॉर्टेंट है। ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते, आप क्या करो कि क्वेश्चन का एक टाइप देखो कि अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है और सीखते जाओ। यहाँ पे क्या बोला है कि वाटर ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम 5 मीटर अबव, ठीक है। मतलब बोला है कि एक जो टैप है वो 5 मीटर हाइट पे है और यहाँ से रेगुलर जो है ड्रॉप्स फॉल कर रहे हैं। द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट द इंस्टेंट फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड। जो थर्ड ड्रॉप है वो टैप को छोड़ रहा है जब पहला ड्रॉप ग्राउंड को टच कर चुका है। मतलब कि यहाँ पे बनाओ सरफेस, तो पहला ड्रॉप ये रहा, ठीक है, इसको लिख दो 1, और थर्ड ड्रॉप उस समय यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है, ये हो गया 3। तो इसके बीच कितना ड्रॉप और होगा, एक ही होगा, 1 है, 3 यहाँ से निकल ही रहा है, तो सेकंड ड्रॉप यहाँ पे कहीं पे होगा, मुझे नहीं पता कहाँ पे, लेकिन मैंने इसको लिख दिया 3। इस तरीके से आप नंबर ऑफ ड्रॉप्स पता कर सकते हो। पहला टच कर रहा है, चौथा निकल रहा है, मतलब उसके बीच में 2 और होगा। यहाँ पे बोलता है कि पहला टच कर रहा है, तीसरा निकल रहा है, तो उसके बीच में 1 होगा, तो इसलिए 1 2 3 3 ड्रॉप्स बना। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल गैलिलियोस लॉ लगाना है। यहाँ पे पूछा क्या था, हाउ फार इज सेकंड ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप का हाइट पूछा, मतलब कि इस ड्रॉप का हाइट पूछा था सरफेस से, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, सरफेस से पूछ सकता है और ऊपर से भी पूछ सकता है, तो आप देख लेना क्वेश्चन में क्या पूछा है, ठीक है। अब देखो मेरे को हाइट लिखना है, हाइट कैसे लिखूंगा, मुझे पता है कि जब बॉल को ड्रॉप करते हैं किसी चीज को और कौन सा एक्सेलरेशन लगता है, उसमें गैलिलियोस लॉ लिख सकते हैं कि पहले सेकंड में उसने ट्रेवल किया होगा 1x, दूसरे सेकंड में ट्रेवल किया होगा उसने 3x, सो ऑन। अगर और एक सेकंड होता तो 5x लिखते, फिर और एक सेकंड होता तो 7x लिखते, ऐसे लिखते, क्योंकि यहाँ पे 2 ही सेकंड है, तो आपने लिखा पहले में 1x, दूसरे में 3x। आपको बोला था कि टोटल हाइट यहाँ पे दिया हुआ था 5 मीटर, तो यहाँ पे टोटल हाइट आपको पता था कि 5 मीटर है, तो मतलब 1x + 3x कितना होगा, 5 के इक्वल होगा। इससे आप x निकाल सकते हो, तो 1x + 3x = 5 होगा। सॉल्व कर लोगे तो आपका आ जाएगा 4x = 5, x = 5/4, तो आप इसमें रखोगे वैल्यू 3x वाले में, तो 3 × 5/, ये आपका आंसर हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 15/4 मीटर। अगर वही ऊपर से पूछा होता, ऊपर वाले हाइट से, तो 1x में रखते, तो आपका सॉल्व होकर आता सीधे 5/4, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, हमेशा ऐसे अप्रोच। अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे ये 2 फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, तो इसको मैं फिर से डिस्कस नहीं करूँगा। आपको पता है अगर इनिशियल यू से फेंका गया है ऊपर और HMX पूछ ले तो u²/2g लगाना है फॉर्मूला, और टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ ले तो 2u/g आएगा। सिर्फ टाइम ऑफ एसेंट पूछ ले तो u/g, टाइम ऑफ डिसेंट पूछ ले तो u/g, दोनों इक्वल होता है, एसेंट और डिसेंट, ठीक है, इतना पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि किसी बॉल को 50 मीटर पर सेकंड से फेंका है, तो उससे आप क्या क्या बना सकते हो, ये बनाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये कंसेप्ट आप बहुत जगह यूज करोगे। देखो सबसे पहले तो आपको बनाना चाहिए कि कैसे आप 1 सेकंड 2 सेकंड को रिप्रेजेंट करते हो, क्योंकि उससे कभी कभी कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपको ये नहीं पता है बनाना। अगर मैंने किसी बॉल को ऊपर फेंका है तो पहले वो क्या करेगा, ऊपर जाएगा, फिर एक मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा, फिर नीचे आएगा, ठीक है। मान लेते हैं उसको 50 मीटर पर सेकंड से फेंका है, तो सबसे पहले अगर आपको u पता है तो क्या आप मुझे उसका टाइम बता सकते हो, टोटल टाइम कितना लगेगा, बता सकते हो, मुझे बता सकते हो। किस फॉर्मूला से बताओगे, u दिया हुआ है, ऊपर फेंका है, टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, क्या मैं उसको 2u/g से बता सकता हूँ, तो 2u/g लगाऊंगा, 2 × 50/g सॉल्व करूंगा, तो 2 × 50 100/g 10, तो मेरा आ गया क्या, 10 सेकंड मेरा आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो मतलब जो टोटल टाइम लगने वाला है उसको ऊपर से नीचे आने में वो होगा 10 सेकंड का, तो ऊपर जाने में उसको 5 लगेगा, नीचे आने में 5 लगेगा, तो मतलब कि इस पॉइंट पे जब वो पहुंचेगा तो ऑलरेडी 5 सेकंड हो चुका होगा, ठीक है। और इस पॉइंट पे 0 सेकंड है, तो मतलब मैं इसको आप कैसे बनाऊंगा, 0 सेकंड यहाँ है तो पहला सेकंड यहाँ होगा, सिंपल बना दो, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, ठीक है। अब ये तो मैंने बात किया 1 सेकंड 2 सेकंड। अगर मैं फर्स्ट सेकंड की बात करूं तो देखो फर्स्ट सेकंड कौन सा सेकंड होता है ये पता होना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आ जाएगा थर्ड सेकंड की बात करें तो थर्ड सेकंड कौन सा सेकंड है, ये देखो फर्स्ट सेकंड की बात करूंगा तो फर्स्ट सेकंड है आपका 0 से 1 के बीच, सेकंड सेकंड है 1 से 2 के बीच, थर्ड सेकंड है 2 से 3 के बीच, ये जो बता रहा हूँ यूज होता है इसलिए समझो इसको। फोर्थ सेकंड है 3 से 4 के बीच और फिफ्थ सेकंड है 4 से 5 के बीच, ऐसा समझ में। सिमिलरली नीचे हो गया तो ये जहाँ पे 4 था यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 सेकंड, यहाँ पे 7, यहाँ 8, यहाँ 9, जैसा कि हमने बात किया था 10 सेकंड इसको लगेगा ऊपर से पूरा ट्रैवल करने में, तो 10 सेकंड यहाँ पे आ गया आपका। पहली चीज़ तो आप ये बता सकते हो आपको अगर इनिशियल वेलोसिटी पता है जिससे उसको फेंका गया। दूसरा चीज़ आपको पता है कि जो जी नीचे लग रहा होगा वो इसकी स्पीड को कंटिन्यूसली कम करता होगा, तो हर एक सेकंड में कितना कम करोगे उसके फॉर्मुला में ही है, जी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब हर सेकंड स्पीड को 10 मीटर पर सेकंड से कम करेगा। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी 50 थी तो एक सेकंड बाद उसकी स्पीड हो जाएगी 40,
उसके बाद फिर हो जाएगी 30, फिर 20, फिर 10, ऐसे करके फिर 0 हो जाएगा। तो इसीलिए अगर यहाँ पे उसका स्पीड 50 था तो यहाँ पे हो जाएगा 40, यहाँ पे 30, यहाँ पे 20, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 0। आया समझ में? ये आप कर सकते हो। देखो बिना कैलकुलेट किए आपने निकाल दिया। फिर यहाँ आपने क्या देखा था कि इनिशियल वेलोसिटी ऊपर था, जी नीचे लग रहा था, इसलिए स्पीड कम रहा था। इस केस में यहाँ इसके बाद देखोगे तो यहाँ यू नीचे, जी भी नीचे। इस केस में स्पीड बढ़ेगा तो कितने से बढ़ेगा? 10 से बढ़ेगा। तो 0 था, यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर 20, 30, 40, 50 अगेन। आया समझ में कि आपने निकाल लिया। और क्या निकाल सकते हैं? और हम लोग याद रख सकते हैं एक चीज़, एक तो हम लोग एच मैक्स निकाल सकते हैं u²/2g, वो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो आएगा 125 मीटर। एक और चीज़ जो आप याद रख सकते हो वो है कि हर एक सेकंड में वो कितना डिस्टेंस, किस हाइट पे वो पहुंच चुका होगा। मतलब 1 सेकंड बाद वो आपको याद रखना है कि वो हो जाएगा 5 मीटर पे, ठीक है। दूसरे सेकंड पे वो हो जाएगा जो भी आपका आया है 5 मीटर आपको याद है, उसके बाद आपको क्या करना है, पहले बार में 15 ऐड करना है। मतलब आपको पहला याद रखना है, दूसरा याद रखना है, उसके बाद आपको मैं याद करने का तरीका बताता हूँ। तो 5 मीटर यहाँ पे होगा, उसके बाद आप 20 मीटर यहाँ पे पहुंच चुका होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं, 5 और 20 के बीच कितना डिफरेंस है, 15 का। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, 15 का डिफरेंस था तो आपको आप 10 ऐड करके जो आगे ऐड करना है। मतलब कि 15 था, अब 20 में आप 25 ऐड करोगे, मतलब 15 + 10 पहले कर दिया, उसके बाद आपने उसमें ऐड कर दिया। वैसे ही फिर जो 25 ऐड किया था उसमें फिर 15 ऐड करके फिर ऐड करेंगे। मतलब कि 5 था, 20 है, 15 का डिफरेंस था, अब आगे 15 का डिफरेंस नहीं होगा, अब आगे 25 का डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 45, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना था, 25 का था, अब हो जाएगा 35 का डिफरेंस, मतलब 45 + 35 हो जाएगा आपका 80। अभी 35 का था, अब 45 का होगा, तो 80 + 45 125। यही आपने निकाला था कि नहीं यहाँ पे? इस तरीके से आपको रखना है कि मतलब हर एक सेकंड के बाद उसका हाइट कितना होगा वो आप डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हो अगर आपको याद है। 5 मीटर, फिर 15 ऐड कर दिया 20, फिर 25 ऐड किया 45 में फिर आपने 35 ऐड किया तो 80 में फिर 45 ऐड किया तो 125, ठीक है। इसको कैसे यूज़ करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग में वो देख लेते हैं हम लोग। अब देखो इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट एच मैक्स निकाल लोगे, डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकंड, ठीक है। अगर मैं बोलता आपको डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल हाइट बाय इनिशियल हाइट। तो फाइनल हाइट आपका ये है, इनिशियल हाइट ये है। अगर 5 सेकंड पे पूछता तो आपका हो जाता सीधे 125, मतलब जो एच मैक्स होता है वही हो जाता। लेकिन 6 सेकंड पे पूछा है तो यहाँ पे, तो अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है, तो मतलब इस केस में जो हाइट होगा यहाँ पे वही बताओगे। तो यहाँ पे आपको पता था हाइट कितना था, मैं आपको नीचे आते समय कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये बताना भूल गया था, तो उसको मैं पहले यहाँ बता देता हूँ। देखो नीचे से ऊपर जाते समय हमने डिस्कस कर लिया था, पहले 5 फिर 20 फिर 45 ऐसे करके। ऊपर से आते समय देखो u0 होगा, नीचे जब देखेंगे तो हाफ GT को ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो 1 सेकंड में ट्रैवल करेगा 5 मीटर, ठीक है। मतलब इस केस में वो 5 मीटर वही लिखा है यहाँ पे। उसके बाद 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करेगा 20 मीटर, कैलकुलेट कर सकते हो आप, बाकी याद भी वैसे मतलब यहाँ से जो आपने लिखा है ना वो आपको यहाँ उल्टा कर देना है। फिर यहाँ पे लिख दोगे आप सीधे 45, यहाँ लिख दोगे 80, यहाँ लिख दोगे आप 125, ऐसे लिखना है। मतलब ये ऊपर से डिस्टेंस है, कंफ्यूज मत होना है क्या लिख दिया 125 कैसे हो सकता है, ये तो ग्राउंड पे पहुंच चुका है। ये ऊपर से डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने में कैसे आसानी होगी हमें ये देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकंड बोला है, तो सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को पता है कि 5 सेकंड में यहाँ पे था, 6 सेकंड में हल्का नीचे आ चुका होगा, तो 125 तो आंसर नहीं होगा। ये ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर सकते हो। 6 सेकंड में क्योंकि वो नीचे आ चुका है तो डिस्टेंस पूछा होता तो 125 से ज़्यादा होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछा तो 125 से कम होगा। दोनों चीज़ में फर्क है, अभी हम लोग देखेंगे उसको। तो कितना कम होगा ये देखना है। तो आपको पता है कि पहले तो यहाँ पे था 125 और नीचे कितना आ गया है 5 मीटर नीचे आ गया, तो आंसर जो होगा वो होगा 125 - 5 जो कि है 120। मतलब कि जो यहाँ से हाइट होगा वो 120 मीटर होगा, तो वही यहाँ पे आंसर है। अगर आपसे डिस्टेंस पूछ देता 6 सेकंड में तो उस केस में आप 125 तो यहाँ तक आ चुके हो, और डिस्प्लेसमेंट कभी भी कमता नहीं है, बढ़ता है। तो 5 मीटर जो आपने यहाँ माइनस किया था डिस्प्लेसमेंट केस में वो आप यहाँ ऐड करोगे तो 130 मीटर आपका आंसर आएगा, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी इन 8 सेकंड, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 8 सेकंड में कितना है वो देखोगे, 8 सेकंड में कुछ यहाँ पे पहुंच चुका होगा, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ये होगा, ठीक है। कैसे निकालोगे, आपको पता है टोटल हाइट 125 है, इतना वो नीचे आ चुका है, कितना नीचे आया हुआ है अपना, ये आया है 45 मीटर, तो 125 - 45 कर लोगे तो आपका आएगा 80, तो 80/8 सेकंड 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ऐसे निकालना है। एवरेज स्पीड निकालना था 8 सेकंड में ही, तो जो आपने माइनस किया था 45 वो प्लस करोगे 170 आएगा, ठीक है, /8 कर दोगे आंसर आ जाएगा। देखो सिंपल चीज़ें मैं करके आपको बता रहा हूँ। सेम चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। अगर 60 मीटर पर सेकंड का केस है तो सब कुछ अलग हो जाएगा, फिर एक सेकंड बढ़ जाएगा आपको। जो आपका यहाँ पे 125 में खत्म हुआ था वो और आगे जाएगा, उस केस से आप ऐसे करके आप निकाल सकते हो। और ये बहुत बेसिक आपको दिख रहा है क्वेश्चन, लेकिन जब आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आपको इसको याद रखना है कैसे इसको अप्रोच करना है। आपको ये ग्राफ बनाना है, उसके बाद आपको अप्रोच करना है, तब आपको आसानी होगी सोचने में। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आपको ऊपर जाने के बाद नीचे कमने लग जाता है, लेकिन डिस्टेंस में वही चीज़ आपको ऐड करनी पड़ती है। तो आपको एच मैक्स तो पता होना ही चाहिए, उसके बाद वो कितना नीचे है वो भी पता होना चाहिए, चाहे आप डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो या डिस्टेंस। अब ये क्वेश्चन जो कि मैंने आपको समझाया था कि जब भी आपसे लास्ट अपवर्ड सेकंड में पूछे तो वो इक्वल होता है लास्ट 30 सेकंड का। लास्ट 30 सेकंड कितना होता है, हाफ GT स्क्वायर का इक्वल होता है, क्योंकि इनिशियल स्पीड वहाँ पे 0 होती है जब ड्रॉप वाला केस हो जाता है ना वो। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अप विद स्पीड 55 मीटर पर सेकंड, देन फाइंड डिस्टेंस इन 6th सेकंड ऑफ जर्नी। इस केस को देखते हैं। अब बहुत बच्चे क्या गलती करेंगे, यहाँ पे वो सोचेंगे कि अरे भैया अभी तो देखा था हमने 6 सेकंड में कैसे निकालते हैं, वैसे निकाल लेंगे। ध्यान से देखो यहाँ पे 6 सेकंड बोला है, और यही मैं आपको वहाँ समझाया था कि 6 सेकंड बोले तो क्या समझना है, कौन से 2 सेकंड की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस केस को बनाते हैं। बोला है 55 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका गया, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि आपको पता करना है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टोटल टाइम क्या लगेगा, ताकि हम लोग ऊपर जाने का
टाइम निकाल सके। तो आपको बोला था 55 मीटर पर सेकंड है, तो ऊपर जाने का जो टाइम होगा वो सीधे सीधे u/g हो जाएगा, चाहे आप 2u/g करके फिर डिवाइड करते हैं 2 से, या फिर सीधे से निकाल दो, तो एसेंट का टाइम हो जाएगा u/g, तो 55/10 5.5, मतलब कि ऊपर जब वो पहुंचा होगा उस समय तक 5.5 सेकंड बीत चुका होगा। ठीक है, अच्छा इसने बोला था 6 सेकंड, तो हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं, यहाँ पे 0 1 2 3 4 यहाँ पे हो गया, फिर 5 यहाँ हो गया। अब 5 के बाद यहाँ पे हम लोग 6 लिखते हैं, अगर नॉर्मल केस होता है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट आ रहा है तो मतलब 5 और 6 के बीच आएगा 5.5, तो 6 आपका यहाँ पे होगा। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था, 6 सेकंड बोला था। अच्छा तो 6 सेकंड हम लोग देखते हैं कैसे, मैंने कैसे बोला था आपको पता करने के लिए। देखो 0 से 1 हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 सेकंड आपका ये है। ठीक है, समझ गए। जहाँ पे आपका जो 6 इस वाले केस में अगर देखते हो, जो 6 सेकंड था वो था आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये था आपका 6 सेकंड सीधे सीधे नीचे आते हुए। ठीक है, तो उसमें आप सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इस केस में जो 6 सेकंड है वो ऐसा कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालोगे अगर आप, तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में आएगा 0, क्योंकि जो इन 5 सेकंड के स्टार्टिंग में था 6 सेकंड के स्टार्टिंग में भी वही है, तो डिस्प्लेसमेंट इस केस का 0 है। देखो यहाँ पे इन्होंने किया है, तो हाँ देखो डिस्प्लेसमेंट इस केस का 0 है। ठीक है, दिख रहा है, ये देखो डिस्प्लेसमेंट 0 है। लेकिन डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो डिस्टेंस वैसे नहीं निकालोगे, डिस्टेंस निकलेगा आपका यहाँ पे जितना हाइट ट्रेवल किया, यहाँ पे जितना हाइट ट्रेवल किया, और उस दोनों को प्लस कर दोगे। तो कैसे निकालोगे, मैंने बताया था ये लास्ट सेकंड वाला केस हो गया, तो जो लास्ट अपवर्ड सेकंड में उसने ट्रेवल किया होगा वही उसने फर्स्ट डाउनवर्ड सेकंड में ट्रेवल किया होगा। और फर्स्ट डाउनवर्ड सेकंड कितना सेकंड है, 1 सेकंड है या 0.5 सेकंड है, 0.5 सेकंड है। देखो ठीक है, तो जो यहाँ पे h ट्रेवल किया होगा वो होगा हाफ GT², सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करके आ जाएगा कितना, देखो 1.25। तो मतलब ये जो हाइट होगा वो 1.25 होगा, तो मतलब ये भी हाइट 1.25 होगा, तो उनको प्लस कर दोगे तो आ जाएगा आपका 2.5 मीटर। इस तरीके से आप समझें, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है ये, मैंने आपको समझा दिया। तो कैसे आपको फर्स्ट सेकंड सेकंड इसका यूज करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला एक पार्टिकल है उसको हमने वर्टिकली ऊपर फेंका है। इफ इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट इज 10 मीटर पर सेकंड, मतलब अगर मैं हाइट बनाता हूँ, ये था h टोटल h, तो h/2 पे जो उसकी वेलोसिटी थी वो 10 मीटर पर सेकंड थी ऊपर जाते हुए। ठीक है, तो ऊपर जाएगा फिर नीचे भी आएगा, तो नीचे आते समय भी उस हाइट पे उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पूछा था, मतलब h बता दो, ये तो h/2 पे बताया था स्पीड, हमें h बता दो टोटल। देखो जब भी आपको ऊपर का केस बोले ना, तो आप हमेशा उसको नीचे केस में देखना, वो आसान पड़ता है, क्योंकि उसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो देखो आपको पता है कि इस पॉइंट पे जो स्पीड है उसकी क्या होगी, 10 मीटर पर सेकंड होगी जब वो नीचे पहुंच रहा होगा, और इस पॉइंट पे आपको पता है 0 होगा। ठीक है, तो आपको इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल स्पीड पता है, h निकालना है। सोचो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो इन तीनों चीज़ को रिलेट करता हूँ, फाइनल v, इनिशियल v और डिस्टेंस, v² - u² = 2as। तो उसको मैं अगर लगाता हूँ तो मेरा v² हो गया 100, u² हो गया 0 का स्क्वायर 0, खत्म, मतलब कुछ नहीं, 2as 2g, g नीचे की तरफ है, तो 10 इंटू हाइट, h निकालना था, मतलब कि h कितना होगा, हाँ ये देखो डिस्टेंस रखना होता है ना, तो इसमें इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा, h/2 किया होगा। या तो x रख लो, दिमाग में रखो कि h/2 है, या फिर यहाँ सीधे सीधे h/2 रख दो। h/2 रखोगे तो 2 से 2 कट गया, सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ 0 से 0 कट गया, तो आपका ये हो गया 10 = हाइट, वही यहाँ पे निकाला हुआ इसने। इस तरीके से इस क्वेश्चन पे अप्रोच करें। ठीक है, जब भी ऊपर का केस बोले हार्ड लगता है, नीचे का केस से देखो, क्योंकि ऊपर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है, सब आसान हो जाता है। ये क्वेश्चन देखो, ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया है ऊपर, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो सेम हाइट पे है, कब t = 7 सेकंड पे और t = 11 सेकंड पे। अब मैंने आपको टाइम से लिखना कैसे उसको बनाते हैं वो सिखा दिया था, तो वैसे हम लोग बनाएंगे और मैक्सिमम हाइट निकाल लेंगे। तो उसको कैसे बनाएंगे उसको देख लेते हैं। क्या बोला है उसने कि 7 सेकंड पे और 11 सेकंड पे सेम हाइट पे है ना, मतलब ये दोनों हाइट जो है 7 और 11 पे सेम होगा, उससे हम लोग को मतलब नहीं। 7 - 11 करोगे तो 4 आएगा ना, तो 4 मतलब कि दो आपको रखना है दोनों साइड, ताकि इक्वल पॉइंट बने। तो यहाँ पे जो आएगा वो होगा 7 से 8 1 सेकंड हुआ, 8 से 9 दूसरा सेकंड हुआ, फिर 9 से 10 तीसरा, 10 से 11 चौथा, तभी तो ये इक्वल बन पाएगा ना, ऐसा आपको इक्वल बनाना पड़ता है। तो मतलब आपको पता चल गया कि इस पॉइंट पे जो टाइम, इस पॉइंट पे पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो होगा 9 सेकंड। आपसे पूछा क्या था, मैक्सिमम हाइट, तो मैंने हमेशा बोला है मैक्सिमम हाइट पता करना है, t पता कर लो, टाइम ऑफ फॉल पता कर लो। तो टाइम ऑफ फॉल क्या होगा, 0 से 9 सेकंड, तो मतलब यहाँ से यहाँ गिरने में उसको 9 सेकंड लगेगा, मतलब यहाँ पे कुछ 18 सेकंड हो रहा होगा। ये मैंने आपको समझा दिया। अगर टोटल टाइम आपको निकालना है तो 18 सेकंड है, तो मतलब सिर्फ टाइम ऑफ फॉल अगर पता करना है तो 9 सेकंड है। तो t टाइम जो है वो कैसे निकालोगे, √2h/g, आपको यहाँ पे t पता है, 9 रखोगे, h निकाल लोगे, ऐसे निकालते हैं सीधे सीधे। हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको प्रोजेक्ट किया गया है ऊपर, द डिस्टेंस ट्रेवल इन 3rd सेकंड एंड 8th सेकंड इज इक्वल, देन फाइंड द डिस्टेंस। ठीक है, इक्वल उसने नहीं लिखा है, मुझे पता है यहाँ पे इक्वल आएगा। तो उसने डिस्टेंस पूछा है, अगर 3rd सेकंड और 8th सेकंड में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये बताओ, मतलब ये उस सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो मुझे बता दो। अच्छा देखो, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला था कि 3rd सेकंड और 8th सेकंड। अब मैंने बोला था आपको कि कैसे हम लोग पता करते हैं कि 3rd सेकंड क्या मतलब है। 3rd सेकंड का मतलब है सेकंड और 3rd के बीच, तो 2 और 3 के बीच जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो सेम है जितना वो 7 से 8 के बीच करेगा, मतलब 8 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे बना लो 7, ये हो गया अपना 8 सेकंड। ठीक है, ये बन गया आपका, तो यहाँ पे अपना 6 होगा और ऐसा करके आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर 5 बनेगा। आगे समझ में, ऐसे क्योंकि आपको सिमेट्री मेंटेन करनी होती है ना, तो ऐसे हो जाएगा आपका मेंटेन। अब आपको पता करना था कि डिस्टेंस क्या है, कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है अगर वो दोनों इक्वल है।
3rd सेकंड और 8th सेकंड। तो देखो मैंने क्या बोलता है, जब भी ऊपर वाला केस 8 लगे तो नीचे वाले केस में आ जाओ। तो नीचे वाले केस में हम लोग सीधे पता कर लेते हैं कितना वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 7 से 8 के बीच। तो अगर मैं यहाँ पे ऊपर वाला केस भूल जाऊँ, जब वो ऊपर जाता है, सिर्फ नीचे वाले को देखूँ, तो इस केस में ये पहला सेकंड बन जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। और मेरे को अगर 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये निकालना था, तो मैं यूज़ कर लूँगा SN = U + A/2, 2n-1 वाला फॉर्मूला। U कितना हो जाएगा इस केस में, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो U हो गया 0, A/2 तो G/2 मतलब 10/2 5, 2n-1 तो n कितना हो गया आपका, पहला सेकंड, दूसरा, तीसरा, तो तीसरा सेकंड है -1 तो हो गया अपना 5 × 2 3 6 6 - 1 5 तो 5/5 दैट इज 20। ऐसे आपको सॉल्व। ऊपर वाला केस 8 लगे, नीचे वाला केस पकड़ो। नीचे वाले केस में क्या क्या चीज़ सोच सकते हो वो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। U यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये पहला सेकंड इसको मान सकते हो, ये दूसरा सेकंड, ये तीसरा सेकंड, 3rd सेकंड मान के इसका आप सॉल्व करके निकाल सकते हो आपका आंसर, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, बहुतों को हार्ड लग सकता है इसलिए मैं समझाता हूँ। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम 125 मीटर, तो h दिया हुआ है टोटल 125 मीटर। आफ्टर 3 सेकंड इट इज स्टॉप्ड, 3 सेकंड वो चला, आराम से नीचे गिरा, उसके बाद उसको रोक दिया गया। मतलब वो पहले नीचे 3 सेकंड चला, उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा ऊपर से नीचे हाथ में। उसके बाद जब उसको रोक दिया गया, उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको फिर से रिलीज कर दिया गया, मतलब थोड़ी देर बाद नहीं, उस समय रिलीज कर दिया गया। तो पूछे टोटल टाइम क्या लगा उसको ऊपर से नीचे आने में, तो पहले तो 3 सेकंड उसको लगा ही लगा, और उसमें उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था, 125 जो टोटल था उसमें से कुछ उसने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। तो बचा हुआ हाइट पहले निकालना होगा, क्योंकि अगर आपको टाइम निकालना है तो आपको h चाहिए, T = √2h/g। तो अगर टाइम निकालना है तो h निकालना पड़ेगा। तो h कैसे निकालोगे, तो पहले ये टाइम दिया हुआ है, आप पहले यहाँ पे h कितना उसने ट्रैवल किया होगा वो निकालो, क्योंकि वहाँ भी 0 से ड्रॉप किया गया है। उसके बाद फिर यहाँ पे फिर से 0 से ड्रॉप किया गया, तो फिर आप वहाँ पे जब h आपको पता चल जाएगा तो आप इस केस में टाइम निकाल लेना, फिर दोनों को प्लस कर देना, आपका आंसर आ जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या पूछा, ए बॉडी स्ट्राइक्स द फ्लोर वर्टिकली विथ ए वेलोसिटी u एंड रिबाउंड्स एट द सेम स्पीड। एक जो बॉडी है वो u स्पीड से ग्राउंड पे रिबाउंड करता है और फिर से सेम स्पीड से रिबाउंड, मतलब सेम स्पीड से रिबाउंड करता है। u से गया, u से वापस आया। द चेंज इन स्पीड इज, तो स्पीड में क्या चेंज आया, स्पीड में हम लोग से मैग्नीट्यूड देखते हैं, तो पहले u था, अभी भी u से ही रिबाउंड हुआ होगा, या बोला भी है सेम स्पीड, तो चेंज इन स्पीड 0 है। लेकिन अगर यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी बोलते तो ऐसा नहीं होता। अगर हम लोग नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव लेते तो -v था इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगा। तो हम लोग को चेंज निकालना था, तो चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो v माइनस v, क्योंकि इनिशियल -v है तो सॉल्व क्या आता है 2v। ये आपको ध्यान रखना कि चेंज इन स्पीड पूछा या चेंज इन वेलोसिटी। अब एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, जब एयर फ्रिक्शन प्रेजेंट हो बोल दे क्वेश्चन, तो एयर फ्रिक्शन जब प्रेजेंट हो तो क्या क्या चेंजेस होता है ये हम लोग को देखना है। देखो अगर मान लो एयर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, तो जिस स्पीड से हम लोग ऊपर फेंकेंगे उसी स्पीड से वो नीचे आ जाएगा, मतलब कि u = v होगा अगर एयर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर एयर फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है तो क्या चेंज आता है, v स्मॉलर हो जाता है या v ज़्यादा हो जाता है, ये देखना है हम लोग को। तो देखो सिंपल अगर मैं समझाऊँ आपको तो ये समझा सकता हूँ, अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो वेलोसिटी तो कम ही हो जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा, ठीक है। बाकी कैसे अपोज करे ये समझना है। देखो हमेशा जो फ्रिक्शन है वो आपके मोशन को अपोज करता है, मोस्टली केस में, उधर नहीं जाते हम लोग लॉज ऑफ मोशन वाले केस में। यहाँ देख रहे हैं ये क्या करेगा, आपको याद रखना एयर फ्रिक्शन जो है मोशन को अपोज करता है। तो जब बॉल ऊपर जा रहा होगा तो एयर फ्रिक्शन नीचे लग रहा होगा, और जब बॉल नीचे आ रहा होगा तो एयर फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब अगर एयर फ्रिक्शन नहीं होता तो वो कोई एक हाइट मान लेते हैं, एक्स हाइट अचीव कर पाता, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वो जा पाता। लेकिन क्योंकि अब एयर फ्रिक्शन है तो वो उस हाइट तक तो पहुंच नहीं पाएगा, वो पहले ही रुक जाएगा। तो जब पहले ही रुक जाएगा तो जब अब इस साइड से जब वो ड्रॉप होगा, मतलब u यहाँ पे 0 है, अब जब नीचे आएगा तो वो क्या उस स्पीड को मेंटेन कर पहुंच पाएगा जिस स्पीड से आपने u से फेंका था। अगर वो एक्चुअल हाइट पहुंच ही नहीं पाया तो वापस से उस स्पीड पे पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि वहां से तो 0 से ही ड्रॉप होता है। समझो ये चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझो इसको। इसीलिए जो v है वो स्मॉल आता है, क्योंकि वो असली हाइट जो h मैक्स था वो पहुंच ही नहीं पाया, वो पहले ही रुक गया, और पहले रुक गया तो अब h कम हो गया। तो जब u उस छोटे वाले h से ड्रॉप होगा तो वो जो वेलोसिटी उसको पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि जो टाइम ऑफ एसेंट है वो टाइम ऑफ डिसेंट के इक्वल होगा कि नहीं होगा। अब देखो एयर फ्रिक्शन जब नहीं होता है उस केस में आपका एसेंट का टाइम और डिसेंट का टाइम इक्वल होता है, लेकिन जब होगा एयर फ्रिक्शन जब प्रेजेंट होगा तो उस केस में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने जैसा बताया था कि जब ऊपर जा रहा है वो तो एयर फ्रिक्शन नीचे लग रहा है, और उस केस में ग्रेविटी भी नीचे है, तो मतलब यहाँ पे जो टोटल एक्सेलरेशन वो ज़्यादा है, तो ये जल्दी से जल्दी उसको रोक देगा, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन बढ़ गया, मतलब नेट जो रिटार्डेशन है वो बढ़ गया, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन बढ़ गया मतलब रिटार्डेशन बढ़ गया, तो जल्दी से जल्दी स्पीड कम हो जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट जो है वो कम हो गया, क्योंकि कमी हाइट पे रुक गया। जब टी डाउन की बात करेंगे तो टी डाउन में देखो ग्रेविटी नीचे था, ठीक है, और एयर फ्रिक्शन इस केस में ऊपर है, तो यहाँ पे जो नेट एक्सेलरेशन था वो पहले से कम हो गया। तो टी अप जो है उसके कंपैरिजन में अगर देखोगे तो यहाँ पे जो नेट एक्सेलरेशन वो कम है, इसलिए जो टी डाउन है वो कम होगा एज कम्पेयर टू टी एसेंट, मतलब टाइम उसको कम लगेगा, ऊपर जाने में जल्दी रुक जाएगा, मतलब आपने फेंका एक्सेलरेशन बहुत लग रहा है नीचे तो जल्दी रिटार्ड होगा, जल्दी से रुक जाएगा, मतलब टाइम ऑफ एसेंट कम हो गया, और नीचे आते समय जो नेट एक्सेलरेशन है वो कम गया है, तो इसलिए टाइम ऑफ धीरे धीरे गिरेगा, तो टाइम ऑफ डिसेंट बढ़ गया, ये आपको समझना है। तो टी अप जो है, हाँ टी अप जो है वो आपका कम होगा एज कम्पेयर टू टी डाउन, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे सर ने लिखा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है जिसमें एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है और टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट का आपका रेशियो पूछा है, तो उस केस में आपको याद रखना है, हमें पता है कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो हम लोग √2h/g से निकालते हैं, और इस केस में यहाँ पे दोनों में g चेंज होगा, ऊपर जाते समय g प्लस ही हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, समझ लो ना। जब टी अप की बात करेंगे तो यहाँ पे g प्लस ए आ जाएगा, टी डिसेंट की बात करें तो यहाँ g माइनस ए आ जाएगा, जब रेशियो निकालोगे तो ये आ जाएगा रेशियो, और यहाँ पे वैल्यू दी हुई थी एयर रेजिस्टेंस के कारण जो एक्सप्रेशन आएगा उसका, तो आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे और सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब एक ऐसा टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है जहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर हाइट से
एक बॉल को ऊपर फेंका जाता है किसी एक स्पीड से और बोलते हैं कि इसको यहाँ आने में कितना टाइम लग रहा है ये बताओ, ठीक है। मतलब उसको इस पॉइंट से ऊपर जाके फिर नीचे आने में कितना टाइम लग रहा है ये बताओ। तो उस केस के लिए आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वैसे निकालने में भी कंसेप्ट होता है। पहले आपको यहाँ से यहाँ जाने का टाइम निकालना पड़ता है, फिर यहाँ से यहाँ जाने का, उसके लिए आपको पहले ये हाइट निकालना पड़ेगा कितना ऊपर गया है, फिर निकलता है वो। लेकिन बाकी अगर इस तरीके से आप याद कर लेते हो तो ज़्यादा बेटर है, फॉर्मूला याद करो, ठीक है। तो d इज इक्वल टू यू बाई जी प्लस √u²/g² प्लस 2h/g, ठीक है। ये फॉर्मूला देखो वैसे ही आपको सॉल्व हो जाएगा। तो वही एक क्वेश्चन है, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, आंसर निकाल दिया, उसको देख लेना। फिर आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके नीट में। बस इन्होंने रॉकेट के फॉर्म में दिया है, ये दूसरे किसी कार को करवा सकते हैं कि पहले 5 सेकंड का एक्सेलरेशन था, फिर हमने इंजन को ऑफ कर दिया, फिर बताओ क्या हुआ। तो इसमें देखो क्या क्वेश्चन था कि एक रॉकेट है जो स्टार्ट होता है, मतलब 0 से स्टार्ट होगा, और जब वो स्टार्ट हो रहा था तो ऊपर की तरफ जो उस पर एक्सेलरेशन था वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का था। 5 सेकंड के बाद इंजन ऑफ हो जाता है, तो उस समय पूछते हैं कि 5 सेकंड के बाद जब इंजन ऑफ हो गया जो उसके बाद मैक्सिमम हाइट क्या वो पहुंच सकता है वो हमें बता, ठीक है। ये क्वेश्चन तो देखो, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे कि वो देखेंगे कि अच्छा इनिशियल 0 था, मतलब u 0 से स्टार्ट होता है, एक्सेलरेशन उसके उसमें a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है ऊपर की तरफ, ठीक है। 5 सेकंड तक वो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो टाइम ऑफ वो मानेंगे कि टाइम जो हमारे पास क्या है 5 सेकंड का है, तो मैक्सिमम हाइट वो सीधे से निकाल देंगे। अच्छा हमारे पास u है, a है, टाइम है, तो हम लोग निकाल देंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² से हम लोग मैक्सिमम हाइट निकाल देंगे और जो आएगा वो आंसर दे देंगे। तो ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है कि 5 सेकंड के बाद हमने इंजन ऑफ किया, ठीक है। वो ये नहीं कह रहे कि 5 सेकंड के बाद वो नीचे आने लगा, 5 सेकंड के बाद इंजन ऑफ है, मतलब एक्सेलरेशन 0 हो गया, लेकिन उस समय तक वो कोई एक स्पीड पहुंच चुका होगा। मतलब मैं किसी चीज़ को ऐसे हाथ से पकड़ के ऊपर ले जा रहा हूँ किसी फोर्स से, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना हाथ हटा लिया, लेकिन यहाँ पे तो उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी आ गई होगी, तो वो उस मोमेंटम से ऊपर जाएगा हल्का। जब अब उसके पास एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो उसका स्पीड जो है वो अब कम होने लगेगा क्योंकि ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण, और ये कुछ एक एक्स्ट्रा हाइट वो ट्रेवल करेगा, तो वो हाइट भी आपको निकाल के प्लस करना होता है यहाँ पे। तो पहले तो आप ये हाइट निकालोगे 5 सेकंड में वो कितना किस हाइट पे पहुंचा होगा, तो वो आप सीधे से निकालोगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt² से। यहाँ पे u 0 है, ठीक है, तो ये पूरा 0 हो गया, हाफ इंटू 10 इंटू t², टाइम 5 था तो 25 हो गया, 2 5 जो तो 125 मीटर आपका ये हाइट हो गया। तो एक तो 125 मीटर पे जाके मतलब उसका इंजन ऑफ हुआ था, लेकिन इस पॉइंट पे उसका कुछ एक वेलोसिटी डेवलप हो चुका होगा जिसके कारण वो और ऊपर जाएगा। तो ये पहले आपको ये वेलोसिटी निकालना होगा। तो वेलोसिटी कितना होगा वो निकालने के लिए सीधे v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। u आपका क्या था 0 था, a हो गया आपका 10, टाइम हो गया 5, 50 मीटर पर सेकंड उसने स्पीड यहाँ पे डेवलप कर ली होगी। तो इसके कारण अब आपको जो लग रहा था कि नीचे आएगा, नीचे कैसे आएगा, नीचे आने के लिए तो u 0 होना पड़ता है ना। तो यहाँ पे देखो एक स्पीड यहाँ पे पहुंच चुका है, तो अब इस स्पीड के कारण जब इंजन ऑफ हुआ है तो उसके बाद एक 50 मीटर पर सेकंड का स्पीड है, तो ये और ऊपर जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक उसका u जो है वो 0 ना हो जाए, ठीक है। तो आपको निकालना था h, तो आपके पास इनिशियल स्पीड है, फाइनल है, h निकालना है। फॉर्मूला कौन सा? v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, तो लगा लो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। v हो गया 0, इनिशियल स्पीड 2500, 2 इंटू एक्सेलरेशन g मतलब माइनस g, ठीक है, और s कितना हो गया अपना x हो गया, ठीक। माइनस से माइनस कैंसिल, ये g मतलब 10 है तो 10 से 1 0 चला जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 125 इज इक्वल टू x। तो मतलब 125 मीटर और एक्स्ट्रा वो ट्रेवल करेगा, तो प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 250 मीटर। तो होपफुली यही है इसका आंसर दिया, देखो यहाँ पे मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बॉल है जिसको ऊपर फेंका गया है u से, मतलब किसी हाइट से फेंका गया होगा, कहीं भी फेंका गया है, u से फेंका है, फ्रॉम हाइट h, मतलब ये एक h हाइट है, मान लेते हैं ये एक h हाइट है, यहाँ से एक बॉल को ऊपर फेंका गया है u से, और वो नीचे जब ग्राउंड पे पहुंचा तो 3u से पहुंच रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ये जब ये u से जाएगा तो इस पॉइंट पे तो ये u वापस से रिकवर कर लेगा अपनी स्पीड को, लेकिन फिर आते समय नीचे उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी, तो 3u से वो अपने ग्राउंड को टच कर। तो पूछा है कि हाइट बताओ, फाइंड h, मतलब ये जो h था वो बता दो हमें। तो सिंपल इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखो फाइनल स्पीड पता है, इनिशियल पता है, ठीक है, साइन के साथ सब रखना है, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इनिशियल स्पीड कोई भी एक साइन मान लो, ऊपर पॉजिटिव मान लिया, ठीक है, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव मान लिया, नीचे नेगेटिव मान लिया, ठीक है। तो आप जो भी चीज़ नीचे की तरफ लग रही होगी सब नेगेटिव हो जाएगा। तो जब आप सॉल्व करोगे आपका ऐसा आएगा कुछ, यही सॉल्व कर दोगे, यही कर देता हूँ। तो v², तो v² में क्या रखोगे, फाइनल स्पीड 3u और वो नेगेटिव में है तो माइनस 3u का स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 9u² माइनस u² आपका पॉजिटिव में है तो सीधे माइनस u² इज इक्वल टू 2as। नीचे एक्सप्रेशन लग रहा है तो माइनस साइन रहेगा 10, और नीचे ही h है तो माइनस h, ठीक है। तो माइनस माइनस ये फिर से कैंसिल हो गया, माइनस प्लस हो जाता है, और सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 9u मतलब 8u² बाई 20 इज इक्वल टू h। सॉल्व करोगे तो कट जाएगा ये, 2 10 जा 2 4 जा, तो वही लिखा है यहाँ पे 4u²/g। हमने यहाँ पे पहले ही h का साइन रख दिया था, ये नहीं रखना होता है क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं, ये मैंने क्योंकि पहले ही अज्यूम कर लिया कि h नीचे, तो मैंने पहले ही रख दिया, तो कट के आपका आंसर जो है वो प्लस में आया था। लेकिन अगर आप सही से जाते तो क्योंकि आपको दिखाना है कि h जो है वो नेगेटिव है, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो स्टार्टिंग पोजीशन से नीचे है,
इसलिए यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ रहा है। अगर आप यहाँ पे सिर्फ, क्योंकि आपको जो चीज़ निकालना होता है उसका साइन नहीं रखते बेसिकली, ये मैंने गलत यहाँ रख दिया, जिसका जो चीज़ आप निकालते हो उसका साइन आप नहीं रखते हो, तो आपको सीधे एच यहाँ पे प्लेस करना था, क्योंकि आपको नहीं पता है वो ऊपर या नीचे, वो निकाल रहे हो सॉल्व करते हो आपका माइनस में आता है, और माइनस ये बता रहा है कि जो इनिशियल पोजीशन है उससे नीचे की तरफ आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये चीज़। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ की बात हुई है। अब देखो पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या किया इन्होंने, पोजीशन टाइम ग्राफ में हमें पता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलता है और उसके एरिया से हमें कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि इंस्टेंटेनियस के लिए स्लोप देखते हैं। अब आओ स्लोप देखते हैं क्या करके। तो पहला आपको दिख रहा है पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। पहले तो देख लेना है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, फिर आपको स्लोप देखना है। तो स्लोप यहाँ पे क्या है, स्लोप 0 है, तो मतलब यहाँ पे v जो है 0 होगा, मतलब वो चीज़ जो है रेस्ट पे है। तो अब वो स्टेटमेंट में भी दे सकता है कि द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, या फिर बोल सकता है कि स्पीड इज 0, ठीक है। दूसरा पॉइंट एक्स टी, स्लोप आपको दिख रहा है, स्लोप क्या है, कांस्टेंट स्लोप है, मतलब कि यहाँ पे एक तो v 0 नहीं है, दूसरा स्लोप कांस्टेंट है, मतलब v जो भी है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि v इज इक्वल स्लोप इज इक्वल पॉजिटिव, और वो कांस्टेंट है, तो पॉजिटिव स्लोप है, मतलब जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, ठीक है। दूसरा आपको दिख रहा है यहाँ पे भी स्लोप कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी तो कांस्टेंट है आपकी, लेकिन स्लोप नेगेटिव है, तो नेगेटिव वेलोसिटी। अच्छा, दोनों ही केस में एक्सेलरेशन 0 है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट होने पे मतलब चेंज इन वेलोसिटी नहीं होता है, तो एक्सेलरेशन आपका 0 होगा। सिंपल एक्स टी का जब भी ग्राफ आपको कर्व में दिख जाए समझ जाना एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, सीधे सीधे याद कर लो। एनसीईआरटी में जब जाओगे तो आपको दिखेगा ऐसा ग्राफ, एक ग्राफ ऐसा होगा, एक ग्राफ ऐसे होगा, तो जब भी ऊपर की तरफ ग्राफ है तो आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, नीचे की तरफ है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है। वही चीज़ है यहाँ पे, देखो ये क्या बता रहा है, देखो ये बता रहा है कि जो आपकी जो स्लोप है वो कांस्टेंट नहीं है और धीरे धीरे बढ़ रहा है, पहले ये था फिर ऐसे हो गया फिर ऐसे हो गया, मतलब स्लोप बढ़ते जा रहा है, मतलब वी यहाँ पे एक तो पॉजिटिव है ही, ठीक है, और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब बोलते हैं, जब वेलोसिटी बढ़ रही हो, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है इसलिए एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव। तो सिंपल। दूसरा चीज़ यहाँ पे दिख रहा है आपको कि वेलोसिटी यहाँ पे धीरे धीरे कम रहा है, पहले यहाँ पे कुछ ज़्यादा था फिर कम हो गया फिर कम हो गया फिर 0 हो गया, मतलब वेलोसिटी कम रहा है। तो वेलोसिटी कब कम होता है, जब एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, इसलिए हम लोग यहाँ लिखा है, हम लोगों ने यहाँ लिखा है एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव होगा। वही रिटार्डेशन पूछा होता तो रिटार्डेशन अभी भी यहाँ पे पॉजिटिव ही देते हैं आंसर, ठीक है। दूसरा, जब भी ऐसा कोई ग्राफ हो तो आपको आंसर देना है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट ही होता है, एक्सेलरेशन चेंज मतलब एक्सेलरेशन आपका वेरिएबल नहीं है, आपका वेलोसिटी वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रेजेंट है और एक्सेलरेशन जो प्रेजेंट है वो कांस्टेंट है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। एवरेज स्पीड निकालना है तो कैसे निकालोगे, एवरेज स्पीड निकालना है तो आपको सिंपल फॉर्मुला पता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, आप एक्सटी ग्राफ के एरिया से निकालते हो, उसमें अगर कोई भी नेगेटिव ग्राफ दिख रहा है तो उसको भी आप प्लस करते हो अगर टोटल डिस्टेंस की बात कर रहे हो, और अगर डिस्प्लेसमेंट है तो उस केस में आप माइनस करते हो ऊपर वाले ग्राफ से नीचे वाले ग्राफ को। उसका हम लोग क्वेश्चन आगे देख लेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया। तो यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ था और बोला था कि t0 से t8 सेकंड के बीच एवरेज वेलोसिटी बता दो और एवरेज स्पीड बता दो। तो एवरेज वेलोसिटी में आपको दिख रहा है कि 8 सेकंड के बाद जो डिस्प्लेसमेंट है, देखो t जब 0 था तो वो इस पॉइंट पे था, t जब 8 सेकंड है उस पॉइंट पे भी जो पोजीशन है वो 0 ही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 ही था। इस तरीके से आप पता करते हो डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ से नहीं पता है, आपको पोजीशन देखना है, इनिशियल पोजीशन 0 जब t 0 था, 8 सेकंड पे भी इनिशियल पोजीशन 0, तो आपका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट था वो 0 था, इसलिए आपका एवरेज वेलोसिटी 0 आया है। टोटल डिस्टेंस के लिए अगर वीटी ग्राफ होता उस केस में आप एरिया देखते हैं, यहाँ पे वीटी ग्राफ नहीं है, यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो आप जो डिस्टेंस है वो यहाँ से पता करोगे इस वाले एक्सिस से। तो आपको दिख रहा है कि पहले वो ऊपर गया है, कितना ऊपर गया है 20 मीटर, और फिर आखिरी 1 सेकंड में वो वापस से नीचे आया, आखिरी जो 2 सेकंड है 6 to 8 के बीच वो वापस से नीचे आया, मतलब कि 20 मीटर वो ऊपर ट्रैवल किया है फिर 20 मीटर वापस आया है, तो मतलब टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया 40 मीटर का, इसलिए यहाँ पे 40 रखा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया, इसको समझो। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, हम लोग इस वाले एक्सिस को देखते हैं जो कि पोजीशन बताता है। पोजीशन ये बता रहा है कि 6 सेकंड के टाइम पे वो 20 मीटर अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच चुका था, उसके बाद 2 सेकंड के बाद वापस से 0 हो गया, मतलब पहले वो आगे गया 20 मीटर फिर वापस से पीछे आया, तो डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने 20 + 20, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इनिशियल 0 था वापस से 0 पे आ गया, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो गया, इसलिए एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई। सेम वैसे यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने एवरेज एक्सेलरेशन पूछा था पार्टिकल का t0 से t8 सेकंड के बीच। तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालते हो, फाइनल वेलोसिटी माइनस मतलब v - u/t, तो आपको v निकालना था फाइनल, तो फाइनल v यहाँ से पता चलेगा आपका, क्योंकि स्लोप तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो v होगी वो सेम होगी, कितना होगा निकालना होगा, तो स्लोप निकाल लो। स्लोप कैसे निकालते हो, परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ से स्लोप निकालोगे इसका, और ये स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव स्लोप है, तो अच्छा तो जो मतलब अपना फाइनल v है वो -20 है, ठीक है। इनिशियल v निकालोगे तो सेम ही स्लोप आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर भी वही है, बेस भी नहीं डिफरेंस है, मतलब 2 सेकंड का ही डिफरेंस है, तो सॉल्व करोगे तो 20 का अपना इनिशियल वेलोसिटी आ गया। टाइम देखोगे तो टाइम अपना है 8 सेकंड का, 0 से 8 का, तो फाइनल पता हो गया, इनिशियल पता हो गया, कर लोगे सॉल्व, ऐसे करके अपना एक्सप्रेशन निकल जाता है, ठीक। अब ये क्वेश्चन पूछा, इन विच टाइम एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन तभी ऑपोजिट होता है वेलोसिटी के जब वेलोसिटी जो है वो कम होने लगे, मतलब उसकी जो स्पीड है वो कम होने लगे कोई चीज़। एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में तो वो क्या करेगा, उसका स्पीड कम करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वीटी ग्राफ नहीं है, एक्सटी ग्राफ है। एक्सटी ग्राफ में आप स्पीड कैसे पता करते हो, स्लोप से। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ स्लोप था, मतलब कोई स्पीड थी, यहाँ पे आके 0 हो गया, उसके बाद फिर से यहाँ पे स्पीड आ रहा है, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक इस पॉइंट तक जो स्पीड है वो कम रहा है। कम कब रहा होगा, जब एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो मतलब 0 से t1 के बीच जो है एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में था, उसके बाद यहाँ पे 0 से लेके स्पीड बढ़ा है, तो इसलिए t1 से t2 के बीच एक्सेलरेशन जो है वो आपके जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है।
फिर देखते हैं हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ थोड़ा अच्छे से समझ लेना, उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। वीटी ग्राफ तो आसान है। वीटी ग्राफ में सबसे याद रखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। कभी भी आपको पता करना है कि स्लोप क्या देगा, एरिया क्या देगा, तो आपको सीधे सीधे फॉर्मुला देखना है। तो आपको देखो, जब भी स्लोप पूछे तो आप डिवाइड कर दो। तो वी और टी है, तो वी बाई टी क्या देता है, मोस्टली एक्सेलरेशन देता है, डी वी बाई डी टी, ठीक है। और एरिया जब भी पूछे तो मल्टीप्लाई कर दो, तो वी इंटू टी क्या देगा, तो आपको पता है वेलोसिटी टाइम तो आपका कुछ डिस्टेंस देता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता है, तो मतलब इससे आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, उसमें उससे आप दोनों निकाल सकते हो। वैसे तो मैं समझा देता हूँ कैसे। तो देखो, अगर आपका कभी भी ऐसा कोई ग्राफ दिया है, तो अगर डिस्टेंस मांगा है तब आप क्या करोगे, तो ऊपर का जो भी ग्राफ आ रहा है उसको नीचे के ग्राफ से प्लस कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो दोनों का अलग अलग निकालोगे, पॉजिटिव ग्राफ को और नेगेटिव ग्राफ को, जो भी उसका एरिया आया, और उन दोनों को प्लस कर दोगे। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो ऊपर पॉजिटिव ग्राफ से नेगेटिव ग्राफ को माइनस कर दोगे। ऐसे डिस्प्लेसमेंट निकलता है, वही यहाँ पे सर ने बताया हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या नेचर आप पता कर सकते हो ग्राफ को देख के। तो वी बाई टी ग्राफ है, स्लोप आपको 0 दिख रहा है, तो वी बाई टी का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 हुआ। एक्सेलरेशन 0 हुआ क्या, इसका मतलब वेलोसिटी भी 0 हुआ नहीं। एक्सेलरेशन 0 हुआ मतलब कि कोई भी चेंज नहीं आया स्पीड में। तो अगर इनिशियल 0 था तो अब 0 होगा, मतलब अगर इनिशियल रेस्ट पे था अभी भी रेस्ट पे होगा। लेकिन अगर इनिशियल कोई स्पीड है तो अभी भी उसमें कोई स्पीड होगा। तो ये आपका एक यूनिफॉर्म मोशन का केस है, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। दूसरा केस आपको यहाँ दिख रहा है वी और टी ग्राफ, स्लोप आपका एक कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे जो भी स्लोप है वो कांस्टेंट होगा। तो स्लोप आपको पता है एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट होगा और पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव है तो मतलब वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ रहा है, आपको दिख भी रहा है। इनिशियल कुछ वेलोसिटी थी 0 और बाद में बढ़ गया। उसका यहाँ दिख रहा है कि वेलोसिटी कम रहा है, स्लोप नेगेटिव है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, कांस्टेंट होगा, पता होगा आपको। अब यहाँ पे वी बाई टी का ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो खुद इंक्रीज कर रहा है, और खुद इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी भी आपको दिख रहा है क्या है, इंक्रीज कर रहा है। आ गया। क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, ऐसा आप सोच रहे हो? नहीं, ये पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं कि आप यहाँ देखोगे अच्छा यहाँ पे कुछ वी था, स्लोप था, यहाँ पे 0 हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे वी टी ग्राफ है, तो वेलोसिटी यहाँ अभी भी इंक्रीज ही कर रहा है। देखो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे वी आया, मतलब यहाँ पे वी बढ़ गया है, तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। लेकिन एक्सेलरेशन अगर देखोगे तो एक्सेलरेशन स्लोप से देखते हैं, तो स्लोप यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे आके स्लोप 0 हो गया, मतलब एक्सेलरेशन आपका डिक्रीज कर रहे थे। ये अच्छा एक ग्राफ था, इसलिए मैंने इसको अच्छे से समझा दिया आपको। आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बेसिक वही चीज़ है। आपको अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो उसके इसमें आप पहले ऊपर का एरिया निकालोगे, फिर इसको माइनस कर दोगे उससे, मतलब ये और ये कैंसिल कर जाएगा। अगर जो बेस है दोनों का सेम है, हाइट सेम है, तो आपको पता है दोनों का एरिया सेम ही आने वाला है, तो इन दोनों को कैंसिल कर दोगे। फिर बचे हुए ट्रेपेजियम से आप एरिया निकाल के अपना फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकालोगे। लेकिन डिस्टेंस के केस में आप पहले इस पूरे का निकालोगे और फिर उसको इसके साथ ऐड करोगे, तब आपका डिस्टेंस आएगा, और फिर उस हिसाब से एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो। ग्राफ बिटवीन वी स्क्वायर एंड एक्स, ठीक है, ये देख लेते हैं क्या पूछ दिया वी स्क्वायर और एक्स के बीच। तो मैंने बोला था जब भी कोई ग्राफ पूछे तो आप उन दोनों के बीच रिलेशन देखो। तो वी स्क्वायर और एक्स के बीच रिलेशन जैसे आप सोचते हो तो आपको एक फॉर्मूला याद आता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, अगर 0 से स्टार्ट हुआ है तो ये खत्म हो जाएगा, तो वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ जाएगा। तो मतलब वी स्क्वायर और एक्स के बीच जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये चीज़ कोई नई चीज़ तो नहीं है, ये मैंने ग्राफ में आपको सिखा दिया कि कैसे ग्राफ बनाते, तो वही यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है। और इन दोनों का अगर मैं स्लोप लेता हूँ तो स्लोप क्या होगा, वी स्क्वायर बाय एक्स। तो क्या बच रहा है उधर बच रहा है अपना एक्स, इधर आ गया तो सिर्फ एक्सेलरेशन बच रहा है। तो वी स्क्वायर और एक्स के बीच जो स्लोप है वो क्या देता है अपना 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन देता है। ये कैसे निकाला हमने, देखो कुछ नहीं, एक्स को इधर लेके आए हम लोग, तो बचा क्या 2a बचा। तो वी स्क्वायर एक्स अगर दिया है तो उसका अगर स्लोप निकालोगे तो वो अपना 2a की वैल्यू आई है। अगर स्लोप कैलकुलेट करके आपका 20 आता है तो वो 2a आया है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा 20/2 मतलब 10, ठीक है। ऐसे करके आपको सॉल्व करना होता है, तो यहाँ पे सर ने करके बताया। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है जहाँ पे पूछा है फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन इन गिवन ग्राफ बिटवीन 0 to 8 सेकंड, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ दिया है वेलोसिटी और टाइम के बीच, तो वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ दे दिया है। आपको पता है एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय टाइम करना पड़ता है। तो वी फाइनल आपको दिख रहा है क्या कि 8 सेकंड पे जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड की है। इनिशियल वेलोसिटी भी आपको दिख रहा है कि 20 मीटर पर सेकंड की है, मतलब कोई चेंज नहीं आया, तो आपका जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो 0 आएगा। यहाँ पे जो ग्राफ दिख रहा है वो आपका स्पीड और टाइम का ग्राफ है। और ऑप्शन में अगर आपका दिया हुआ है +5 -5 0 तीनों, तो अगर स्पीड का ग्राफ है तो उसमें आप देख सकते हो कि इसमें 3 केस बच सकते हैं। एक तो जो दिया है वही है, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी, ये स्पीड है ना, तो वेलोसिटी हम लोग का ग्राफ हम लोग 3 टाइप का ग्राफ बना सकते हैं। एक तो वेलोसिटी का ग्राफ जैसा ये था वैसा ही बन जाएगा, मतलब जो दिया वही है। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, तो एक्सेलरेशन 0 आ सकता है। दूसरा केस कि हमें पता है कि स्पीड, अगर हम लोग वेलोसिटी से कभी भी स्पीड का ग्राफ बनाते हैं तो उसमें जो भी नेगेटिव वाला पोर्शन है उसको ऊपर कर देते हैं। तो मतलब हो सकता है कि जो वेलोसिटी का ग्राफ था वो कुछ ऐसा हो, और जब हमने उसको स्पीड में कन्वर्ट किया तो वो ऐसा बन गया, मतलब इस नेगेटिव पार्ट को ऊपर कर दिया। तो उस केस में क्या हो सकता है, ये जो 20 ऊपर लिखा है वो 20 नीचे आ जाएगा, ये 20 इधर आ जाएगा। तो मतलब फाइनल वेलोसिटी 20 माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा -20 बाय टाइम 8 सेकंड, सॉल्व करके आ जाएगा आपका +40/8 मतलब +5। तो ये भी आंसर हो सकता है। तीसरा केस हो सकता है कि मतलब मान लो ये नीचे नहीं था, ये वाला पार्ट जो है वो नीचे था, मतलब कि ऐसा ग्राफ बन सकता है, ये ऊपर था लेकिन ये नीचे था। उस केस में आपका फाइनल -20 होगा, इनिशियल 20 होगा, सॉल्व करोगे तो -5 आएगा। इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ दीज आता है।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन बन के आ सकता है आपका, ये याद रखना है कि अगर एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ दिया है तो उसका अगर जो एरिया होगा वो क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है। निकाल सकते हो सीधे सीधे, आपको पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो एरिया इंटू टाइम क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा। ये मैंने आपको समझा दिया है। जब भी आपको पता करना है कि उस ग्राफ का एरिया क्या देगा तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बनती है, और अगर आपका स्लोप पता करना है तो उन दोनों फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करके देख लो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी। एरिया और एक्स का ग्राफ अगर होगा तो वो ये देगा, सिंपल फॉर्मुला से निकाल सकते हो, ठीक है। v² - u² = 2as करके देख लो, आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे बोला है कि वीटी ग्राफ को एक्सटी ग्राफ में कन्वर्ट करके बताओ, और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में जहाँ पे वीटी ग्राफ ये दिया हुआ है, ठीक है, और बोला है कि मुझे इसका एक्सटी ग्राफ बना के बताओ। तो आपको दिख रहा है, देखो अब क्या क्या देख सकते हो उसमें। पहले तो वीटी ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो एक्सेलरेशन आपको पता चल रहा है कि अच्छा यहाँ पे स्लोप कुछ है, पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, ठीक है। तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप बताता है वेलोसिटी। तो अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज होगा या नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज होगा। तो यहाँ एक्सटी ग्राफ का स्लोप बताता है v0 है और कांस्टेंट है, मतलब यहाँ तो एक्सेलरेशन है नहीं। इसमें बता दें कि एक्सटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन हमें पता है एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। अब बच्चा ये ग्राफ आपने यहाँ ये भी देखा कि स्लोप पॉजिटिव था, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने के लिए ग्राफ जो है ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे स्लोप ये था, फिर ये था, ये था, मतलब स्लोप बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन का पॉजिटिव का ग्राफ ये सही है, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है वेलोसिटी चेंज तो हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन तो है लेकिन वेलोसिटी धीरे धीरे कम रहा है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव, इसलिए ये ग्राफ नहीं हो सकता, ये ग्राफ होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, रिलेटिव मोशन इन 1D पे आ गए हम लोग। अब रिलेटिव मोशन इन 1D में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल सकता है वो ये है कि ये जो तीन यहाँ पे दो केस सर ने बताए। सर ने क्या बताया पहले केस में कि एक रामलाल है, एक पिंकी है, ठीक है। सर ने ऐसा सर यही एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे VR जो दिख रहा है वो वेलोसिटी ऑफ रामलाल है, VP जो है वो वेलोसिटी ऑफ पिंकी है। अगर लिखा हुआ है VPR तो इसको कैसे लिखते हैं खोल के ये पता होना चाहिए आपको। तो VPR को हम लोग खोल के लिखते हैं ऐसे, कुछ भी लिखा हो VPR अगर लिखा है तो हम लोग उसको खोल के लिखेंगे, जो पहला है उसको पहले लिखेंगे, तो VP - VR, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ पिंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ रामलाल। अगर पहला केस देखते हैं, पहला केस है कि VR = VP, मतलब कि जो रामलाल और पिंकी दोनों की वेलोसिटी इक्वल है, तो उस केस में जो VPR होगा, मतलब जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा पिंकी का विद रिस्पेक्ट टू रामलाल विल बी इक्वल टू 0। ये क्या बताता है, ये बताता है कि रामलाल के रिस्पेक्ट में अगर पिंकी को देखेंगे तो उसमें रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम है, ठीक है। ये आपको समझना है इससे, ठीक। तो इस केस में किसके रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ पिंकी विद रिस्पेक्ट टू रामलाल, मतलब रामलाल को लगेगा कि जो पिंकी है वो रेस्ट पे है, ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा है VPR क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। लेकिन पिंकी जो है वो रामलाल की स्पीड पे ही चल रही हो सकती हो, ठीक है, ये भी हो सकता है, मतलब दोनों 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं, उस केस में ही तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 आएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 का मतलब ये होता है कि मतलब जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो उसके रिस्पेक्ट में वो दिख रहा है कि वो रेस्ट पे क्यों दिख रहा है, क्योंकि जो जिसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो उसकी जो भी वेलोसिटी है वही सेम वेलोसिटी उस बंदे की जिसको आप देख रहे हो, ठीक है। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको इसका ग्राफ देखने को मिल सकता है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, अगर मैं एक्सटी ग्राफ बनाता हूँ, पोजीशन टाइम ग्राफ, तो पोजीशन टाइम ग्राफ में आपको पता है कि जो उसका स्लोप है वो क्या देता है, वेलोसिटी देती है। तो आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ पिंकी और रामलाल दोनों सेम है, ठीक है। दोनों सेम का क्या मतलब है, दोनों का स्लोप सेम होगा। तो ये अगर मैं VP बनाता हूँ, ये VR बनाता हूँ, तो कुछ ऐसा ग्राफ आपको बनेगा, देखने को मिलेगा। तो ये बता रहा है कि जो VPR है वो यहाँ पे 0 होने वाला है, क्योंकि जो भी पिंकी, क्योंकि स्लोप 0 है, मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ठीक है। तो VPR क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी जो है वो सेम है, क्योंकि दोनों का स्लोप सेम है। लेकिन अगर मान लेते हैं दूसरा केस ये है कि वेलोसिटी ऑफ रामलाल वो ज़्यादा है वेलोसिटी ऑफ पिंकी से, जब सॉल्व करोगे तो आएगा आपका नेगेटिव, मतलब कि रामलाल पीछे था, वेलोसिटी पिंकी आगे थी, और रामलाल की वेलोसिटी जो है पिंकी से ज़्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, अगर आप सॉल्व नहीं भी करते तो आपको पता है कि अगर रामलाल की स्पीड ज़्यादा है पिंकी से तो वो धीरे धीरे करके पिंकी को पकड़ लेगा, तो कोलाइड कर जाएगा, तो कोलिजन होगा आपका यहाँ पे। मेनली ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अगर इसका आप ग्राफ बनाते हो तो उसका कुछ ऐसा बनेगा। ग्राफ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर NCERT खोल के देखना, आप भी खोल के देखना, आपको दिखेगा वहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है। तो ये कुछ है, ये एक्सटी ग्राफ है, किसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, रामलाल की ज़्यादा थी, तो उसका स्लोप ज़्यादा बनेगा। तो ये हो गया रामलाल का, और पिंकी का स्लोप हो गया ये, देखो ये। तो मतलब इस तरीके से रामलाल धीरे धीरे आते आते यहाँ पे पिंकी को क्रॉस कर जाएगा। ये आपका ग्राफ बनता है, जहाँ पे बता रहा है कि जो रामलाल की स्लोप है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पिंकी के, इसलिए उसका जो वेलोसिटी है VR ग्रेटर है VP के, और ये ग्राफ बनेगा इस केस में। तो ग्राफ बनाना इंपॉर्टेंट है, और समझना है कि कोलिजन क्यों हो रहेगा। कोलिजन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पीछे है उसका वेलोसिटी ज़्यादा है आगे वाले से, अगर आगे वाले का ज़्यादा हो तो कभी कोलिजन नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है। और दोनों का सेम होगा तब भी कोलिजन नहीं होगा। अब इसके क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, पहला क्वेश्चन कि ट्रेन है जो कि नॉर्थ की तरफ मूव करे। जो बोल रहा है बनाते जाएंगे, क्वेश्चन ऐसे अप्रोच करता है, ये भी सीखो क्वेश्चन अप्रोच कैसे करना है। जो 3 वर्ड पढ़ना है उसको बनाना है। तो बोल रहा है कि ट्रेन है एक जो कि नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया। किस स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो इसका स्पीड लिख लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड। उसका लेंथ कितना है ट्रेन का, 150 मीटर, मतलब ये जो लेंथ है ट्रेन का वो 150 मीटर है। ए पैरट फ्लाइंग पैरेलल टू द ट्रेन, जो पैरट है ट्रेन के पैरेलल फ्लो कर रही है, मतलब फ्लाई कर रही है, और किस डायरेक्शन में फ्लाई कर रही है, साउथ के डायरेक्शन में। तो साउथ डायरेक्शन ये हो गया अपना नीचे वाला, इस डायरेक्शन में पैरट फ्लाई कर रही है 5 मीटर पर सेकंड के। टाइम बाय मतलब टाइम कितना लगेगा पैरट को क्रॉस करने में,
ठीक है। तो पूछ रहे हैं टाइम बता दो पैरेट को कितना लगेगा क्रॉस करने में। टाइम निकालने के लिए आपको पता है, टाइम अगर मुझे निकालना है तो मुझे दो चीज़ पता होनी चाहिए, एक तो डिस्टेंस और एक वेलोसिटी, ठीक है। तो टाइम निकालने के लिए आपको चाहिए डिस्टेंस और वेलोसिटी, मतलब डिस्टेंस बाय वेलोसिटी आपको करना है। अब यहाँ दोनों जगह जो चीज़ रखोगे आप, क्या रखना है समझो। देखो पैरेट जब यहाँ पे क्रॉस करेगा तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, उसने डिस्टेंस उतना ही ट्रैवल किया होगा जितना ट्रेन का लेंथ है, तो डिस्टेंस आपको पता है 150 मीटर है यहाँ पे। लेकिन वेलोसिटी क्या होगी, क्या वेलोसिटी हम लोग सीधे 5 मीटर पर सेकंड रखते हैं? वो तब रखते हैं जब आपका जो ट्रेन है वो रुका हुआ होता है। इस केस में ट्रेन रुका हुआ नहीं है, पैरेट इधर ज़्यादा है और ट्रेन उधर ज़्यादा है। तो आपने कभी देखा होगा जब दो कार्स आपस में क्रॉस करती है तो आपको लगता है बहुत स्पीड से गया, तो मतलब जो स्पीड यहाँ पे था वो अब बढ़ा हुआ दिखेगा। तो किसके रिस्पेक्ट में देखोगे? जिसका निकालना है उसको दूसरे के रिस्पेक्ट में देखते हो, जिसका काम नहीं है। ट्रेन का काम नहीं है, आपको पैरेट का काम है, तो पैरेट का निकालोगे ट्रेन का रिस्पेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ पैरेट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज इक्वल टू वीपी माइनस वीटी। सब साइन के साथ रखना है। तो कोई भी एक साइन मान लो, मैं मान लेता हूँ नीचे जिसका निकालूंगा मैं उसी के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूंगा। नीचे मैं पैरेट का निकाल रहा हूँ, पैरेट का नीचे है तो नीचे को मैं पॉजिटिव मानता हूँ, तो इसको मैंने पॉजिटिव मान लिया। तो वीपी क्या हो गया मेरा 5 मीटर पर सेकंड, माइनस ट्रेन का ऊपर है और ऊपर को मैंने नेगेटिव माना हुआ है, तो माइनस कितना है 10 है, तो माइनस 10। तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो 150/15 इज इक्वल टू 10। तो टाइम जो है वो 10 सेकंड हो, मतलब जो टाइम लगेगा उसको क्रॉस करने में वो 10 सेकंड लगेगा, वही यहाँ पे निकाला हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो ट्रेन है, एक का लेंथ 100 मीटर है और वो दोनों जो ट्रेन है वो पैरेलल मूव कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, 100 मीटर दोनों ट्रेन का लेंथ सेम है और दोनों आपस के एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। एक का जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दिया था, पहले उसको कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है, अगर आपको आंसर सेकंड्स में देना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और दूसरा का स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकंड। तो पूछा था बताओ कितना टाइम लगेगा उनको क्रॉस करने में। तो देखो पहला जो हमने केस लिया था उस केस में जो पैरेट था वो एकदम इनसिग्निफिकेंट था, उसको खुद आपस में कोई लेंथ नहीं था, तो उसको हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करने में उसका डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया था, जितना लेंथ था ट्रेन का वही आया था। लेकिन यहाँ पे जब ट्रेन क्रॉस करेगा तो एक्चुअली में जब ये क्रॉस करेगा तो पहले तो ये इतना लेंथ ट्रेवल करेगा, फिर ये लेंथ पूरा जब ये ट्रेन क्रॉस कर पाए, हम लोग कब बोलेंगे ट्रेन क्रॉस करके, जब वो यहाँ पे पहुंचेगा कुछ, तो मतलब एक तो उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया और फिर उसने ये भी डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो जो टोटल लेंथ होगा वो होगा L + L, मतलब 100 मीटर + 100 मीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस हो गया अपना 200 मीटर। देखो यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है। बाय टोटल स्पीड कैसे निकालोगे? दोनों आपस के एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है, जैसे मैंने वहाँ कैलकुलेट किया था, किसी के रिस्पेक्ट में किसी का निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा, बस साइन का फर्क पड़ेगा। बाकी सिंपल है, जब आप एक दूसरे की तरफ मूव करते हो सीधे प्लस कर दो, जैसा पैरेट में किया था हमने, 5 + 10 हो गया था 15 हो गया था, वैसे यहाँ पे हो जाएगा 10 + 20 30 मीटर पर सेकंड। सॉल्व करोगे तो 6.67 आपका सेकंड आ जाएगा। क्या क्वेश्चन बोला है देखो, एक बस है जो कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, बस है जो कि स्कूटर से आगे है और 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। स्कूटर वाला जो है वो चाह रहा है कि मैं एकदम फटाफट स्पीड से बस को क्रॉस कर दूं, जैसे कि हम लोग करते हैं, आप देखते होगे किसी जो भी देखता है बस है आगे उसको क्रॉस करने का मन कर जाता है, तो वैसे ही वो चाह रहा था कि मैं भी क्रॉस कर जाऊँ। तो किस स्पीड से जा रहा था वो स्कूटर हमें नहीं पता है, वो हमें निकालना है, v = क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। इनके बीच जो डिस्टेंस था वो कितना था, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस था, ठीक है। और कह रहा है कि वो चाह रहा है कि मैं 100 सेकंड से ज़्यादा नहीं लूँ, क्योंकि 100 सेकंड अगर ज़्यादा लिया तो आगे से जो गाड़ी आ रही है उससे टक्कर हो जाएगी, तो हमें उससे पहले ओवरटेक करना है। अच्छा, तो 100 टाइम जो दिया हुआ है वो कितना दिया है, 100 सेकंड दिया है। तो बोल रहा है कितना स्पीड होगा, मतलब इसका स्पीड पूछे, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं करना है, मैंने क्या बताया था, जिसका भी आप निकाल रहे हो उसको लो और जिसका काम नहीं है उसको रिस्पेक्ट में ले लो। तो यहाँ पे आप v स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस ले लोगे, क्योंकि बस का आपको काम नहीं है। इसको मतलब इसको ये अगर खोल के लिखते हो तो कैसे लिखोगे, vs - vb, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, ठीक है। तो vs हो गया अपना निकालना है, माइनस vb कितना है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हो गया अपना वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस। मतलब आपने क्या किया, बस को रोक दिया। जब आप किसी को रोकते हो तो उसके रिस्पेक्ट पे देखते हो, तो बस को रोक दिया तो अब डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, तो उसके बीच जो भी अब इनिशियल डिस्टेंस 1 किलोमीटर था उसी को आपको ट्रेवल करना है, क्योंकि बस रुकी हुई है, ये आप मान के चल रहे हो। तो आपका डिस्टेंस कितना हो गया 1 किलोमीटर का, तो मीटर में लिखोगे तो 1000 मीटर हो गया। टाइम आपके पास है 100 सेकंड का, आपको वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। वही यहाँ पे किया हुआ है। आगे चलते हैं, देखो क्या क्वेश्चन दिया, APYQ है। प्रीति नाम की एक लड़की है जो कि स्टेशन जब पहुंचती है तो उसको दिखता है कि एस्केलेटर काम नहीं कर रहा है, तो जब वो खुद के स्पीड से वॉक करती है, जो उसका खुद का स्पीड है, तो उसको T1 टाइम लगता है एस्केलेटर को चढ़ने में। एक दिन जब वो रुकी रहती है, जब एस्केलेटर चल रहा होता है तो रुकी रहती है, जैसे हम लोग रुके रहते हैं एस्केलेटर पे, तो उस केस में एस्केलेटर उसको T2 टाइम में पहुंचा देता है, मतलब कि एस्केलेटर का स्पीड कुछ होगा जो कि हम लोग निकाल सकते हैं। द टाइम टेकन टू वॉक ऑन मूविंग एस्केलेटर, अगर मान लो उसको किस दिन रश है, कहीं जाना जल्दी, तो उस दिन वो चलते चलते जाएगी एस्केलेटर पर, मतलब एस्केलेटर भी चल रहा है वो भी चल रही है उसके ऊपर, उस केस में जो उसको टाइम लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो तीनों ही केस में जो लेंथ होगा वो तो सेम होगा। अब हमें एक तो लेंथ निकालना है ताकि हम लोग उसको पुट कर पाए फाइनल वाले में, मतलब हमें फाइनल क्या निकालना है, टाइम टेकन टू वॉक ऑन मूविंग एस्केलेटर, तो टी निकालना है हमें। अच्छा, टी निकालने का क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस हमें हो गया एल हमें देखना होगा क्या होगा एल बाय उस केस में v, जब वो चल रही है उस पर, तो v क्या होगा, एस्केलेटर भी ऊपर जा रहा है वो भी ऊपर चल रही है, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो v1 + v2 हो जाएगा, v2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और हमें लेंथ निकालना होगा, लेंथ कैसे निकालेंगे, इन ये केस हमारे पास है, किसी भी एक केस का यूज़ करके हम लोग निकाल लेंगे। तो लेंथ हम लोग नहीं निकालेंगे, हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, टाइम बताना है। तो टाइम हम लोग को टाइम के T1 T2 के फॉर्म में देना है, तो हम लोग को T1 T2 यहाँ पे फॉर्मूला में लाना होगा। तो पता है कि V1 जो होगा वो क्या होगा, ये केस था जब एस्केलेटर रुका हुआ था, तो उस केस में जो लेंथ होगा L होगा, और टाइम जो उसको लगा ट्रेवल करने में T1 होगा, तो V1 जो हो गया वो हो गया L/T1, वैसे V2 हो गया L/T2। जब आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो आपका सॉल्व होकर आ जाएगा T = तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है।